आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे संडे का राजस्थान इतिहास का जो फुल टेस्ट हुआ है और उसके जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसका हमारा पहला प्रश्न क्या है, सीधा उसी की तरफ जाते हैं बिना समय को जाया किए हुए। पहला प्रश्न है कि सतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में निम्न में से किस जनपद का उल्लेख मिलता है। मतलब जो सतपथ ब्राह्मण है जो हम भारत इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य, उसके अंदर जो सतपथ ब्राह्मण और जो हमारा कौशिक की उपनिषद है उनमें से हमारे राजस्थान के कौन से जनपद है जिसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, हमारे विकल्प क्या है, मत्स्य जनपद, कुरु जनपद, मालव जनपद या फिर सीवी जनपद। मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद का हमें इनके अंदर उल्लेख मिलता है। और हमें किन किताबों के अंदर मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। एक तो हमें देखो ऋग्वेद के अंदर मिलता है, ठीक है, और महाभारत के अंदर मिलता है। राजा विराट की जानकारी, जिनकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। ठीक है, तो इसमें हमारा सही कौन सा है, शतपथ और कौशिकी उपनिषद में हमारे किस जनपद का उल्लेख मिलता है, हमें मत्स्य जनपद का मिलता है। और हमें किस जगह पर मिलता है, ऋग्वेद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है और महाभारत के अंदर भी हमें मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से किस सभ्यता के रंगाई और छपाई में उन्नत होने के प्रमाण जो प्राप्त हुए। किस सभ्यता के अंदर रंगाई छपाई में जो उन्नत है उसके होने के प्रमाण हमें प्राप्त हुए। ठीक है, हमारे ऑप्शन क्या है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बैराट। आहड़ के अंदर, ठीक है, आहड़ के अंदर हमें क्या है, रंगाई छपाई के जो उन्नत होने के प्रमाण हमें प्राप्त हुए। पहली बात तो आहड़ है कहां पर, आहड़ हमारे उदयपुर के अंदर है। ठीक है, इसके अन्य प्राचीन नाम क्या है हमारे, आगाट और धूलकोट। अगर हम इनके उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खननकर्ता कौन है हमारे इसके, सबसे पहले जो इसका उत्खनन किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ का सबसे पहले उत्खनन किसने किया था, अक्षय कीर्ति व्यास ने। उनके बाद किसने किया था, आरसी अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने। और उनके बाद किसने किया था, एच डी सांकलिया ने। ये तो इसके उत्खनन करता थे, कौन थे, अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल और एच डी सांकलिया। जो उदयपुर के हमें प्राचीन लेख मिलते हैं या अभिलेख मिलते हैं उसके अंदर आहड़ का जो नाम है वो ताम्रवती दिया गया है। क्या दिया गया है, ताम्रवती। तो ये हमारी कौन, किस कालीन, किस युगीन की सभ्यता हो गई, किस युग की सभ्यता हो गई, ताम्र युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, ये हमारी ताम्र युगीन सभ्यता है। ठीक है, और आहड़ के अंदर जो हमें चीजें प्राप्त हुई है, एक तो यहाँ से कच्ची ईंटों के हमें घर प्राप्त होते हैं, सिलबट्टा प्राप्त होता है, दो मुंह का चूल्हा प्राप्त होता है, रंगाई छपाई के हमें उन्नत होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और जो विदेशी व्यापार होता था उनके भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, किसके, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार के भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। और अगर आहड़ के अंदर हम बात करें विदेशी व्यापार के अलावा यहाँ पर हमें और कौन क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। दूसरी बात, पहली बात तो ये आहड़ जो है किस नदियों के किनारे पर स्थित है, आयड़ और बेड़च। आयड़ और बेड़च। बनासियन जो बुल है वो भी हमें यहां से प्राप्त हुए। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस ऐतिहासिक केंद्र का नाम श्रीमाल था। मतलब कोई प्राचीन आज के जो हमारा शहर है उसका प्राचीन नाम हमें दिया गया है कि, और क्या नाम दिया गया है, श्रीमाल, किसका प्राचीन नाम था। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है, मंदे, इंद्रप्रस्थ जो कुरुक्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी, कौरवों की, पांडवों की जो राजधानी थी वो गंगानगर, या फिर भींदमाल। भींदमाल का हमारा प्राचीन नाम है जो क्या है, श्रीमाल। और श्रीमाल जो ये भींदमाल का प्राचीन नाम है हमें कहां पर मिलता है, बिजोली अभिलेख के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है, बिजोली अभिलेख के अंदर मिलता है। बिजोली अभिलेख कब का है, 1170 का है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं वासुदेव चौहान की हमें जानकारी मिलती है, सांबर झील की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो श्रीमाल है इसके बारे में हमें हम और कुछ पता करें तो भाई इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। हमारे कवि हुए थे, कवि माघ, जिनकी किताब कौन सी थी, शिशुपाल वध। कवि माघ हमारे भीनमाल से थे। एक और हमारे यहाँ से राइटर हुए थे ब्रह्मगुप्त, गुप्तकालीन लेखक थे ये, इनकी किताब थी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत हमारी शिक्षा नगरी थी, श्रीमाल है जो प्राचीन हमारी क्या है, शिक्षा नगरी है। हर्षवर्धन के टाइम जो चीनी यात्री वेन्सवांग यहाँ पर आए थे, कौन आए थे, वेन्सवांग।
उन्होंने भीनमाल की यात्रा की थी और भीनमाल के लिए एक नाम दिया था पीलो मोलो। ठीक है, और हम बात करें तो यहाँ पर हमें छेमगरी माता का मंदिर भी प्राप्त होता है भीनमाल से। ठीक है, तो और भीनमाल जो है प्रतिहारों ने यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर चावड़ा वंश का शासन था, उसके बाद 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में प्रतिहारों ने अपना यह शासन स्थापित किया था। और उस समय प्रतिहारों के शासन को खत्म और भीनमाल को जो है नष्ट किसने किया था? प्रभाकर वर्धन ने किया था। ये आपको याद रखना है, किसने किया था? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जो श्रीमाल है वो किसका प्राचीन नाम है? हमारे भीनमाल का प्राचीन नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? जालोर से पूर्व पाषाण युग के उपकरणों की जो खोज का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? जालोर के अंदर से हमें कौन से काल के पूर्व पाषाण युग के जो उपकरण मिले हैं उसका जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? नीचे नाम दे रखे हैं उत्खननकर्ताओं के। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? सीए हैकेट, सैटनकार, बी आलचिन या फिर आरसी अग्रवाल। इसके अंदर हमारे बी आलचिन को श्रेय जाता है इसका। हम जानते हैं 1871 के अंदर, 1871 और 72 के अंदर जयपुर और इंद्रगढ़, जयपुर और इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण के जो उपकरण है उनको उसके उत्खननकर्ता का जो श्रेय है वो हम किसको देते हैं? सीए हैकेट को। ठीक है, उसके बाद सैटनकार जो है इनको झालावाड़ के अंदर उत्खनन का श्रेय दिया जाता है। और जो ये हमारे बी आलचिन थे इनको जालोर के अंदर पूरा पाषाण के जो उपकरण है उनको खोजने का श्रेय किनको जाता है? हमारे बी आलचिन को। तो पूर्व पाषाण के जो जालोर के अंदर उपकरण खोजे थे वो किसने खोजे थे? हमारे बी आलचिन ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस सभ्यता से हमें प्राप्त हुए? हमने अभी जब दूसरा प्रश्न पढ़ा था आड़ के बारे में, मैंने आपको बताया था सिलबट्टा, दो मुंह का चूल्हा, तो हमारे आड़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इसका उत्खनन किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था, उसके बाद आरसी अग्रवाल ने किया था, और उसके बाद जो है एचडी सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। उदयपुर के अंदर है, आयड़ और बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। ताम्रयुगीन संस्कृति थी। आगाटपुर और धूलकोट इसके दूसरे नाम। छठा प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा हमें सही उत्तर देना है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं और वर्तमान में ये किस जगह पर है वो हमें बताना है। लोदरवाह को हम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। हमने क्यूबिट चैलेंज के अंदर जो हमारा डे 2 या डे 3 के अंदर भी लोदरवाह को हमने पढ़ा था। मुमल, राजकुमारी मुमल के बारे में हम लोदरवाह के कारण, मुमल के कारण लोदरवाह को हम जानते हैं। तो लोदरवाह हमारा कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। तिलवाड़ा हमारा कहाँ है? बालोतरा के अंदर। पहले बाड़मेर के अंदर था, बाड़मेर से बालोतरा अलग जिला बना, तो अब तिलवाड़ा हमारा कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर। बयाना जो है ये हमारा भरतपुर के अंदर है, और जो ऋषभदेव है ये हमारा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। बयाना कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर, और लोदरवाह कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। ऋषभदेव को हम एक ये उदयपुर के अंदर अभी ग्रीन मार्बल के कारण भी ये फेमस है, और एस्बेस्टोस के लिए, ये भी ध्यान रखना है, ग्रीन मार्बल और एस्बेस्टोस के लिए। अगला प्रश्न क्या हमारा? बीबी लाल, वीएस सिंधे और ग्रेगरी पोशल का संबंध निम्न में से किस सभ्यता से? मतलब इन्होंने उत्खनन किया था, तो जो इनका संबंध है वो हमारे निम्नलिखित में से किस सभ्यता से? सभ्यता के नीचे हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? कालीबंगा, आहाड़, गिलुंड या फिर गणेश्वर। गिलुंड से यहाँ का इन्होंने उत्खनन किया था, बीबी लाल ने, बीएस सिंधे ने और ग्रेगरी पोशाल ने। गिलुंड हमारा कहां पर पड़ता है? राजसमंद के अंदर। ठीक है, राजसमंद के अंदर पड़ता है। इसको हम बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं और आहार संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। याद रखने लायक यहां से एक बात हमें प्राप्त होती है कि हमने कालीबंगा के अंदर पढ़ा था कि कच्ची ईंटों से घर के निर्माण हुए वहां पर, मतलब ईंटें तो पक्की हुई थी लेकिन वो पक्की ईंटें वैसे नहीं थी, कच्ची ईंटें थी, उनको धूप के अंदर पकाया गया था। ठीक है, और हमने और आहाड़ के अंदर पढ़ा था, वहां भी कच्ची ईंटों के हमें घरों के अंदर प्रयोग इस्तेमाल है जो उसका पता चलता है। गिलोन से हमें पक्की ईंटों के जो घर है वहां से ये पता चलता है कि वहां गिलोन के अंदर जो घर बने हुए वो किससे बने हुए? पक्की ईंटों से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो बीबी लाल, बीएस सिंधे और जो ग्रेगरी पोशाल है इनका संबंध इनमें से किस सभ्यता से? गिलुंड से। ठीक है, कहां पर है? राजसमंद के अंदर। इसी के पास के अंदर ही पचमता भी है। ठीक है, और ये भी कहां पर है? हमारा राजसमंद के अंदर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से कौन से स्थल पुरा पाषाण काल के संबंध में है? मतलब कौन से नीचे स्थल के नाम दे रखे हैं और वो जो है कौन से काल के हैं? ठीक है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण या उत्तर नव पाषाण के, ताम्रयुगीन है या फिर कौन से? तो पुरा पाषाण काल के हमारे नीचे उत्तर दे रखे कौन कौन से? पहला है डीडवाना, बिल्कुल डीडवाना है। दूसरा है बागोर, बागोर नहीं है। दर बिल्कुल है। तिलवाड़ा भी हमारा नहीं है, और भानगढ़ भी है। बागोर और तिलवाड़ा के बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ ये किस सभ्यता के, किस काल के? मध्य पाषाण के। इनके अलावा और भी कौन सा था? विराटनगर था।
और कौन सा था, सोजत भी था, मध्य पाषाण के, है ना। और कौन सा था, धनेरी। तो बागोर, तिलवाड़ा, विराटनगर, सोजत, धनेरी, ये सब है जो ये हमारे किस काल के, मध्य पाषाण के। डीडवाना सबसे प्राचीन है, पूरा पाषाण के अंदर सबसे प्राचीन कौन सा हमारा, डीडवाना। दर भरतपुर है, और जो भानगढ़ है ये हमारे अलवर के अंदर है। तो ये सब हमारे क्या है, पूरा पूरा पाषाण के स्थल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा, रंग महल पुरातात्विक स्थल के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो असत्य है। ठीक है, रंग महल के बारे में है, ये हमने वैसे जो हमारा फर्स्ट डे क्यूबिट चला था उसके अंदर हमने बहुत ढंग से पढ़ा भी था, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रंग महल से 105 तांबे के सिक्के मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। यहाँ से गांधार शैली की मूर्तियां मिली है, बिल्कुल मिली है। ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल है। और इसकी खोज है जो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, नहीं, अमलानंद घोष के द्वारा नहीं की गई थी। अमलानंद घोष के बारे में हम जानते हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी, 1952 के अंदर कालीबंगा की खोज की थी। और जो उसके उत्खनन करता थे कालीबंगा के, वो कौन थे हमारे, ब्रजबसी लाल और बालकृष्ण थापर। इन्होंने क्या किया था, यहाँ से उत्खनन किया था। ठीक है, तो हमारा ये चौथा है, ये असत्य। ठीक है, बाकी रंगमहल के बारे में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो इसका उत्खनन है वो किसने किया था, अन्नारिड ने। कहाँ से आए थे, स्वीडिश से आए थे, पूरी टीम आई थी। एक्सकेवेशन जो पूरी इनकी टीम थी वो कहाँ की थी, स्वीडिश की थी। हम जानते हैं कि उत्तर राजस्थान के अंदर हमारे कुषाणों को शासन रहा था। ठीक है, तो कुषाणकालीन जो सभ्यता के अवशेष हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, रंगमहल हनुमानगढ़ से हमें पता चलते हैं। और कुषाणकालीन सिक्के भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे गांधार, जो गांधार शैली इन्होंने बोली है, अफगानिस्तान की जो सीमा है हनुमानगढ़ से, उधर गंगानगर पाकिस्तान के जो पास का क्षेत्र पड़ता है, तो इसके अंदर हमें इन शैली की मूर्तियां मिलनी भी बहुत जरूरी है। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त करता पता चलता है, चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, भिक्षु और भिक्षुणी की मूर्ति मिलती है, और गुरु और शिष्य की भी हमें यहाँ से मूर्ति मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा, निम्न में से किस इतिहासकार ने गोइलों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। ठीक है, उत्पत्ति को लेकर है ही, वो बहुत सारे क्वेश्चन आरबीसी में पूछती भी है। यहाँ गोइलों से रिलेटेड हमें पूछा है कि जो इनकी उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से, नागर जो ब्राह्मण है उनसे किस इतिहासकारों ने बताई। ठीक है, इतिहासकारों के नीचे नाम दिए गए, डी.आर. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा या कर्नल टोड। इसके अंदर हमारे ए और बी, डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा है, इन्होंने इनको नागर ब्राह्मण बताया। अब बताया है तो किसके आधार पर बताया है, इतिहासकार अगर कोई भी मत देते हैं तो इसका मतलब है कि उसके पीछे उनका संदर्भ भी है। तो इन्होंने किस चीज का संदर्भ दिया था, आहार से अभिलेख प्राप्त होते हैं गोइलों के, कहां से होते हैं, आहार से। और आहार के जो इन्हें लेख प्राप्त हुए उनके आधार पर इन्होंने ये बताया कि जो गोइल है वो कहां से आए, आनंदपुर से। आनंदपुर हमारा कहाँ है, अभी वर्तमान में गुजरात के अंदर है। ठीक है, आनंदपुर से आए, और ये कौन है, नागर ब्राह्मण। कौन है ये, नागर ब्राह्मण। तो किस किसने बताया ब्राह्मण इनको, डी.आर. भंडारकर, देवदत्त राधाकृष्ण भंडारकर, यहाँ पर गोपीनाथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा है जिन्होंने इनका जो इन्होंने ब्राह्मण बताया वो किसको बताया था, चौहानों को। किसके आधार पर बताया था, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर बताया था। ठीक है, और उसके अंदर लिखा हुआ कि जो चौहान है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ठीक है, कर्नल टोड इनको विदेशी बताते हैं, गोइलों को क्या बताते हैं, विदेशी बताते हैं। और अगर हम बात करें जो कर्नल टोड है, इनका जो आना लिखते हैं वो वल्लभी से लिखते हैं। कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया जो है वो इनका आना वल्लभी से लिखते हैं। और जो अबुल फजल है वो इनको ईरान के नौशेरवा आदिल के वंशज मानते हैं। ठीक है, तो ये इनकी उत्पत्ति को लेकर चीजें लिखी हुई। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो इसके अंदर हमारे सही कौन से हो गए, डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो जो मेवाड़ का कौन सा एक ऐसा शासक था जिसने, पहले नागदा राजधानी थी, नागदा के बाद आहड़ राजधानी किस शासक ने बनाई है। नीचे शासकों के नाम है, बप्पा रावल, जैतर सिंह, उदय सिंह या अल्लट। अल्लट ने बनाई थी। आहड़ राजधानी किसने बनाई थी, अल्लट, अ से अल्लट और अ से आहड़। तो इनकी पहली जो राजधानी थी वो थी नागदा। और नागदा किसने बनाई थी, बप्पा रावल ने बनाई थी। हम जानते हैं, हमने पढ़ा था 734 ईस्वी के अंदर मान मौर्य को पराजित करते हैं, और मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करते हैं। और चित्तौड़ के ऊपर जब अधिकार किया तो कोई राजधानी बनाएंगे, नागदा को इन्होंने राजधानी बनाई थी। और जो ये है ये कौन कहते हैं, टोड कहते हैं। टोड ने कहा है कि बप्पा रावल ने जो अपनी राजधानी वो कौन सी बनाई थी, नागदा बनाई थी। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी अल्लट बनते हैं। अल्लट के समय हम पढ़ते हैं कि हमें उनकी नौकरशाही के बारे में पता चलता है, सारणेश्वर प्रशस्ति से हमें उनके इनके समय की नौकरशाही के बारे में पता चलता है। आठपुर जो शक्ति सिंह का अभिलेख है वहां से हमें ये पता चलता है कि अल्लट की जो रानी हरिया देवी है, जो हूण रानी थी, उन्होंने हर्षपुर नामक गांव की भी स्थापना की थी। तो आहड़ को राजधानी किसने बनाया था, अल्लट ने। फिर नई राजधानी कौन सी बनाई, आहड़। ठीक है, उसके बाद हम जैतर सिंह पढ़ते हैं कि जब इल्तुतमिश से इनका युद्ध होता है। ठीक है, और युद्ध के बाद जब इल्तुतमिश की जाती हुई सेना ने आहड़ को नष्ट कर दिया, नागदा को नष्ट कर दिया जाते हुए, तब उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कौन सी बनाई थी, चित्तौड़ बनाई थी।
ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से किस गुहिल शासक ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। ठीक है, गुहिल शासक का हमें पूछा है, युद्ध कौन सा पूछा है, सिंगोली का युद्ध पूछा है, और जिसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था। ठीक है, हमारे ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह या राणा अमीर। राणा अमीर ने सिंगोली के युद्ध के अंदर हराया था। सिंगोली कहां पर पड़ता है, हमारा बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। वैसे सिंगोली मध्य प्रदेश के अंदर भी है, लेकिन जो ये युद्ध हुआ था ये हमारे बांसवाड़ा के अंदर हुआ था। ठीक है, युद्ध हुआ कब था, 1326 ईस्वी में। किसके बीच होता है, राणा अमीर और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बीच ये युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर मोहम्मद बिन जो तुगलक है उसकी सेना को हार मिलती है। ठीक है, और वो पराजित होते हैं। और राणा अमीर के बारे में हम जानते हैं कि 1326 के अंदर इन्होंने बनवीर सोनग्रा को पराजित करके चित्तौड़ के ऊपर पुनः अधिकार किया था। और गुहिल वंश की जो शाखा है, कौन सी शाखा है, सिसोदिया। सिसोदिया शाखा यहाँ से अस्तित्व में आई थी, किस समय आई थी, राणा अमीर के समय में, 1326 के अंदर इन्होंने पूरे वापस चित्तौड़ के ऊपर गुहिल वंश की है जो नींव रखी थी। और राणा अमीर के बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने अपने चित्तौड़ के अंदर बरोड़ी माता का मंदिर बनवाया था। किसका मंदिर बनवाया था, बरोड़ी माता का मंदिर बनवाया था। ठीक है, और जो बरोड़ी माता है वो गोहिलों की या सिसोदियों की क्या है, इष्ट देवी। और जो इनकी कुल देवी है वो कौन है, बाण माता। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी में बैजनाथ मंदिर का निर्माण है जो किसने कराया। बैजनाथ यहाँ पर वैद्यनाथ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हमारी किताब है वहां पर बैजनाथ लिखा हुआ। ठीक है, वैद्यनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, हमारे ऑप्शन नीचे दिए हुए, जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय या फिर सज्जन सिंह। संग्राम सिंह द्वितीय ने निर्माण कराया था। ठीक है, कहां पर कराया था, सीसारमा के अंदर। कहां पर करवाया था, सीसारमा के अंदर। इन्होंने यहाँ पर एक प्रशस्ति भी लगवाई थी इसी मंदिर के नाम पर, वैद्यनाथ प्रशस्ति या फिर बैजनाथ प्रशस्ति। ठीक है, और इसके अंदर हमें वैद्यनाथ प्रशस्ति से हमें क्या पता चलता है, एक तो इसके अंदर एक युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, युद्ध का नाम है बांधनवाड़ा का युद्ध। वैद्यनाथ प्रशस्ति से हमें किस युद्ध की जानकारी मिलती है, बांधनवाड़ा युद्ध की। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, मुगल सेनापति थे रणबाज खान। कौन थे, रणबाज खान। रणबाज खान का युद्ध होता है किससे होता है, संग्राम सिंह द्वितीय से। संग्राम सिंह द्वितीय से युद्ध होता है और इसके अंदर जो रणबाज खान को है बुरी तरीके से पराजित किया जाता है। एक और हमें बात वैद्यनाथ प्रशस्ति से पता चलती है कि बप्पा रावल को जो चित्तौड़ का राज्य मिला था ये हरित ऋषि की अनुकंपा से मिला था। ये भी बात हमें कहां से पता चलती है, वैद्यनाथ प्रशस्ति से चलती है। और बप्पा रावल से लेकर संग्राम सिंह द्वितीय तक की जो वंशावली है, यहाँ पर पूरे राजाओं का नाम है, वो भी हमें वैद्यनाथ प्रशस्ति से पता चलते हैं। ठीक है, और इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। ठीक है, कुंभा की रचना कौन सी ग्रंथ है जो नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा कलानिधि, दूसरा है रसिक प्रिया, तीसरा है सुधा प्रबंध या फिर सूड प्रबंध, चौथा है हमारा कामराज रतिसार। कलानिधि नहीं है। ठीक है, कलानिधि किसका है, गोविंद का। ठीक है, गोविंद है जो राणा कुंभा के दरबार के अंदर थे मंडन, जिन्होंने किताबें लिखी थी, कोदंड मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, उन्हीं के बेटे थे गोविंद। इन्होंने भी तीन किताबें लिखी थी। एक तो कलानिधि, कलानिधि किताब, इसके अंदर जिस चीज की हमें जानकारी मिलती है, मंदिर के जो शिखर है, शिखरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है उसकी जानकारी हमें यहां से मिलती है। एक और इन्होंने किताब लिखी थी द्वार दीपिका, और एक किताब और लिखी थी उद्धार धोरिणी। ये किसने लिखी थी, गोविंद ने लिखी थी। ठीक है, तीन किताबें लिखी थी गोविंद ने। रसिक प्रिया है जो जयदेव की गीत गोविंद है। रसिक प्रिया है जो किसकी है, जयदेव की किताब लिखी हुई थी। किताब का नाम क्या था, गीत गोविंद। उसके ऊपर टीका लिखी थी, किसने लिखी थी, राणा कुंभा ने ही लिखी थी। ठीक है, टीका का मतलब होता है जो बड़ा ग्रंथ है उसका जो सूक्ष्म रूप है, यहाँ पर उनको छोटा करके शॉर्ट नोट्स बोल दो आप, तो वो जो टीका है गीत गोविंद जो किसने लिखी थी, रसिक प्रिया नाम से, वो अपने राणा कुंभा ने लिखी थी। और रसिक प्रिया किताब से हमने अभी पीछे पढ़ा था राणा अमीर, राणा अमीर की दो उपाधियां हमें पता चलती है। एक तो रसिक प्रिया जो किताब है, इसके अंदर रसिक प्रिया किताब के अंदर राणा अमीर को, किसको, राणा अमीर को वीर राजा कहा गया। ठीक है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया। विषम घाटी पंचानन।
मतलब जो शत्रु की सेना है उसके बीच एक शेर की तरह जो दिखने वाला आदमी है, उसकी उपाधि है। किसकी है? राणा अमीर की। कहां से पता चलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार इनको विषम घाटी पंचानन बोला गया है, और जो कुंभा की रसिक प्रिया है इसके अंदर राणा अमीर को क्या बोला गया है? वीर राजा बोला गया। सुधा प्रबंध या फिर सूड प्रबंध है, ये हमारे राणा कुंभा की है। कामराज रतिसार भी इनकी है। संगीत मीमांसा भी इनकी है। ठीक है, संगीत राज है जिनके 5 भाग है, वो भी हमारे राणा कुंभा की किताब है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारी सैन्य जो उस समय व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जो सेना का अगला भाग हुआ करता था, ठीक है, सेना का जो अगला भाग हुआ करता था वो हमारा हरावल हुआ करता था। ठीक है, और सेना का जो पिछला भाग हुआ करता था वो हमारा कौन सा होता था? चंदावल। तो हल्दीघाटी युद्ध के अंदर राणा प्रताप के लिए जो हरावल का नेतृत्व है वो किसने किया था, ये हमें सवाल पूछा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है? शक्ति सिंह, हाकिम खान सूर, भामाशाह या जगन्नाथ कछवा। हाकिम खान सूर ने किया था, अफगान थे। और हल्दीघाटी युद्ध के अंदर हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हाकिम खान सूर ने किया था। और भी इनके सहयोगी थे, रामशाह तोमर। रामशाह तोमर थे, भीम सिंह डोडिया थे। ये जो थे, जो हाकिम खान सूर के क्या थे? ये सहयोगी थे। ठीक है, बाकी भमासा के बारे में तो हम जानते ही है, राणा प्रताप की इन्होंने सहायता की थी। और जो शक्ति सिंह है ये महाराणा प्रताप के भाई थे। ठीक है, और जो जगन्नाथ कछवा है ये तो इन्होंने अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप के ऊपर 1584 और 85 में मेवाड़ के ऊपर क्या किया था? अभियान किया था। ठीक है, प्रताप के संबंध में निम्न में से किसने ये कहा है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई है। ठीक है, ये जो कथन है ये किस इतिहासकार ने राणा प्रताप के संबंध में कहा है? हमारे ऑप्शन क्या है? चार्ल्स मार्टेल, कर्नल टॉड, डॉक्टर दशरथ शर्मा या विल स्मिथ। कर्नल टॉड ने कहा है। कर्नल टॉड है जो राजस्थान के इतिहास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे वो। और कर्नल टॉड ने जब मेवाड़ सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट थे तो वो कहाँ के थे? मेवाड़ के ही बने थे, सबसे पहले यहीं आए थे। और जब उन्होंने प्रताप के बारे में ये सारी चीजें जब जानी थी तो बहुत गर्वित फील हुआ था। तब उन्होंने लिखा था कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय, ग्लोरियस डिफीट, इन्होंने हार को भी क्या बोला है? कीर्ति युक्त पराजय। मतलब उससे भी लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने को ही मिलेगा। तो राणा प्रताप के संबंध में ये बात है जो किसने कही है? हमारे कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किस चौहान शासक की उपाधि है जो वेरीगट दी गई है? ठीक है, उपाधि क्या दी गई है? वेरीगट। वेरी का मतलब दुश्मन होता है, गट यानी उसको मारने वाला। ठीक है, तो वेरीगट जो उपाधि है ये किस चौहान शासक की दी हुई है? हमारे ऑप्शन क्या है? पृथ्वीराज सेकंड, गोविंद थर्ड, दुर्लभ राज या पृथ्वीराज थर्ड। गोविंद थर्ड की ये उपाधि दी हुई है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय पहले तो लिखी किसने थी? जयानक ने लिखी थी। ठीक है, कौन सी किताब लिखी थी जयानक ने? पृथ्वीराज विजय। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो तुर्क थे उनको मारवाड़ की सीमा है, जो पराजित मारवाड़ की सीमा को पार नहीं करने दिया था, वो शासक का नाम क्या है? गोविंद थर्ड है। और उसकी जो उपाधि है पृथ्वीराज विजय के अंदर जयानक ने कौन सी दी है? वेरीगट दी है। तो वेरीगट उपाधि है जो किसकी दी हुई है? गोविंद थर्ड की। गोविंद थर्ड को दी हुई है। और किसकी दी हुई है? पृथ्वीराज विजय के अंदर, जो जयानक द्वारा रचित है, कश्मीरी पंडित थे उनके द्वारा जो रचित किताब है पृथ्वीराज विजय, उसके अंदर दी हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस चौहान शासक ने शैव मतावलंबी था? पार्श्वनाथ जैन मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने स्वर्ण कलश प्रदान किया था। एक तो स्वर्ण कलश प्रदान किया, और शैव मतावलंबी और पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था। चौहान शासक के बारे में हमारा ऑप्शन क्या है? अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज या गुवक। अजयराज ने। ठीक है, अजयराज के बारे में हम ये भी जानते हैं कि 1113 के अंदर अजय मेरू की स्थापना करते हैं, मतलब अजमेर की स्थापना। और एक दुर्ग का भी निर्माण करते हैं। दुर्ग का नाम क्या था? गढ़बीठली या फिर हमारा तारागढ़। ठीक है, इनके बारे में हम ये भी जानते हैं कि इनके एक सिक्के थे, अजयराज ने एक सिक्के चलाए थे। क्या था सिक्कों का नाम? क्या था? अजय द्रम प्रिय। इन सिक्कों के ऊपर इन्होंने अपनी रानी सोमल देवी का नाम अंकित करवाया था। मतलब अपनी रानी सोमल देवी के नाम के सिक्के चलवाए थे। तो वो किसने चलवाए थे? हमारे अजयराज ने। और जो शैव मतावलंबी पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए जो स्वर्ण कलश है वो प्रदान किसने किया था? हमारे अजयराज ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा? निम्न में से असम्मिलित युग्म का चयन करना है। ठीक है, राजा दिया हुआ है और राजा का जो दरबारी विद्वान है वो दिया हुआ है। पहला है हमारा अर्णोराज। अर्णोराज का धर्मघोष, बिल्कुल इनके दरबारी विद्वान थे। एक और थे देवबोध।
हम ये भी पढ़ते हैं कि धर्मघोष की सलाह के ऊपर ही अर्णोराज ने एकादशी के समय, उस समय जो पशु हत्या यहाँ पे बलियां दी जाती थी, ठीक है, पशुओं की, उस समय धर्मघोष की सलाह के ऊपर अर्णोराज ने एकादशी को जो बलि दी जाती थी उसको बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ के समय सोमदेव, बिल्कुल इन्होंने सोमदेव इनके दरबारी थे, इनकी किताब भी थी ललित विग्रहराज। और इस किताब के अंदर क्या है, देसल देवी, रानी देसल देवी और विग्रहराज, यहाँ पर बीसल देव की क्या है, प्रेम कहानी का वर्णन है। और ललित विग्रहराज की जो पंक्तियां हैं, जो कहां पर है, अढ़ाई दिन के झोंपड़े के लाइन उनकी दीवारों के ऊपर भी अंकित है। और ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा वही है जिसका निर्माण है जो हमारे विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत कंठाभरण महाविद्यालय जो अपने कहाँ विद्यालय जो कहाँ पर उन्होंने बनवाया था, अजमेर के अंदर बनवाया था। और कालांतर के अंदर मोहम्मद गोरी के जो प्रतिनिधि थे यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उन्होंने उस मंदिर को, उस विद्यालय को तोड़ के उसको किस रूप में बदल दिया था, अढ़ाई दिन के झोंपड़े के अंदर। और तो तीसरा क्या हमारा, हमीर देव, जिसके दरबारी नयन चंद्र सूरी नहीं, नयन चंद्र सूरी जिन्होंने किताब लिखी थी हमीर महाकाव्य, ये इनके दरबारी कवि नहीं थे, उनके बाद में लिखी थी, इनके दरबारी कवि नहीं थे। और पृथ्वीराज तर्ते चंद्रप्रदाई, यहाँ पर कृष्ण भट्ट जो थे वो भी हमारे पृथ्वीराज तर्ते के क्या थे, दरबारी थे। तो इसके अंदर हमारा असुमिलित कौन सा हो गया, अमीर देव नयन चंद्र सूर्य। अगला प्रश्न क्या हमारा, चौहान वंश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। अचलेश्वर मंदिर प्रशस्ति में चौहानों को चंद्रवंशी माना गया है, बिल्कुल माना गया है, हमारा सही है। विग्रहराज चतुर्थ का समय सपादलक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल था, बिल्कुल था, सही है। डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ने संयोगिता स्वयंवर की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया है, नहीं किया, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो नीचे क्या पूछा हमें, असत्य कथन पूछा है, तो केवल सी हमारा असत्य हो गया, ठीक है। पृथ्वीराज तर्ते और जयचंद गढ़वाल के बीच में वैमनस्य सदा से चलता आ रहा, चौहान और गढ़वालों के बीच हमेशा दुश्मनी रही, ठीक है, विवाद रहा, किस लिए रहा, दिल्ली के ऊपर शासन करने को। पृथ्वीराज तर्ते ने जब दिल्ली के ऊपर शासन कर लिया, अधिकार कर लिया, तब गढ़वालों के और उनके बीच युद्ध और यहाँ पर जो विवाद थे वो ज्यादा बढ़ गए। जयचंद गढ़वाल की बेटी थी संयोगिता, उनसे जो अपहरण की जो हमें बातें हैं वो बहुत सारी किताबों से पता चलती है। लेकिन डॉक्टर रोमिला थापर और जो आर.एस. त्रिपाठी है, इन्होंने इस ऐतिहासिकता को है जो स्वीकार नहीं किया, संयोगिता। लेकिन हमारे इतिहासकार हुए सी.वी. वैद्य और गोपीनाथ शर्मा और आपके हुए दशरथ शर्मा, इन्होंने इसको समर्थन किया है। इन्होंने कहा जब कोई बात है अगर ऐसी चली आ रही है, पृथ्वीराज तर्ते से संबंधित ऐसी कोई बात है जो काफी समय से चली आ रही है, मतलब वो कपोल कल्पित नहीं हो सकती, किसी की बनाई हुई मनगढ़ंत नहीं हो सकती, उसकी कुछ तो ऐतिहासिकता रही होगी, इसलिए उसको आज इतना हम पढ़ते हैं। लेकिन अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा जो ये उस समय की जो समकालीन किताबें हैं उसके अंदर संयोगिता की और पृथ्वीराज तर्ते की हमें कोई भी बात पता नहीं चलती, इसलिए ये सिर्फ एक कवियों द्वारा कपोल कल्पित, ठीक है, कान कल्पित जो बात कही हुई झूठी बात है, मनगढ़ंत बात है, मिथ्या है, तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो रोमिला थापर, आर.एस. त्रिपाठी और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी इसको स्वीकार नहीं किया है। समर्थन है जो इसका किसने किया, सी.वी. विद्य, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने जो इस कहानी का क्या किया, स्वीकार किया। इसके अंदर हमारा गलत कौन सा हो गया, केवल सी। अगला प्रश्न है 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस सेनापति को जालोर संधि वार्ता हेतु भेजा था। जालोर के उस समय शासन कौन कर रहे थे, कानड़ देव चौहान, ठीक है। उनको संधि वार्ता के लिए कानड़ देव चौहान के पास किसको भेजा था, उसका हमें बताना है। हमारे ऑप्शन क्या है, कमालुद्दीन गुर्ग, एन.एल. मुल्क मुल्तानी, उल्गू खां या नुसरत खान, मोहम्मद शाह या कहबरू। इनके बारे में हम जानते हैं, ये अमीर के पास भाग के चले जाते हैं। जब अलाउद्दीन की सेना दक्षिण अभियान पर गई होती है तो अलाउद्दीन की सेना से ही भागकर कहाँ जाते हैं, अपने रणथंभौर के चौहान अमीर के पास, और वहां इनको शरण दी जाती है, ठीक है। तो ये जो है इसका उत्तर हमारा है एन उल मुल्क मुल्तानी को, ठीक है। 1305 के अंदर इनको संधि वार्ता के लिए कानड़ देव चौहान के पास अलाउद्दीन खिलजी भेजते हैं और इनको समझा बुझाकर ये दिल्ली ले भी जाते हैं, अलाउद्दीन के दरबार के अंदर ले भी जाते हैं। कमलुद्दीन गुर्ग के बारे में हम जानते हैं, 1308 के अंदर जब सिवाने के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था, सिवाना के ऊपर, तो अटैक करके वहां पर अधिकार करके और जो ये सिवाना का किला था ये कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया जाता, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सही कौन सा हो गया, एन उल मुल्क। अगला प्रश्न क्या हमारा, निम्न में से किस चौहान शासक ने दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। हमारे ऑप्शन क्या है, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज द्वितीय या विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। इनकी उपाधि क्या थी, दल पुंगल, एक और थी इनकी उपाधि राय पिथोरा,
ठीक है। और राय पिथौरा से आपको याद रखना है कि दिल्ली के अंदर पृथ्वीराज तृतीय ने किला भी बनवाया था, पिथौरागढ़। ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम और भी जानते हैं। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। 11 वर्ष की उम्र के अंदर ये शासक बनते हैं, और शासक बनते इन्होंने अपने भाई नागार्जुन और भंडानक जो जाति है, जो हमारे पूर्वी राजस्थान के अंदर वास करती थी उस समय, इनके जो विद्रोह था, उस विद्रोह को इन्होंने दबाया था। ठीक है। और उसके बाद हम जानते हैं कि 1182 के अंदर, कब? 1182 के अंदर महोबा का युद्ध होता है। किसके मध्य होता है? परमार्दी देव चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। परमार्दी देव चंदेल इसके अंदर पराजित होते हैं। ठीक है। और पराजित होने के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के अंदर अपने प्रशासक की नियुक्ति की थी, जिसका नाम क्या था? पंजुन राय। क्या नाम था? पंजुन राय। उसके बाद हम भी और पढ़ते हैं कि 1191 और 92 के अंदर तराइन का अपना प्रथम और द्वितीय युद्ध होता है। 91 के अंदर पृथ्वीराज तृतीय जीत जाते हैं और 92 के अंदर मोहम्मद घोरी जीत जाते हैं। उसके बाद भारत के इतिहास के अंदर एक नई दिशा भी आई थी। ठीक है। तो ये हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ये चीजें भी पढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस चौहान शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? किस चौहान शासक के समय और कहां पर? दिल्ली के अंदर। मतलब दिल्ली के ऊपर शासन करने वाला होगा कोई चौहान शासक, दिल्ली का पूछा है, वहां पर कोई इतिहास वो अभिलेख लगवा रहा है। इसका मतलब ये है कि उन राजा ने दिल्ली के ऊपर अधिकार किया होगा, यहाँ पर दिल्ली को अपने राज्य के अंदर शामिल कर लिया होगा। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज या पृथ्वीराज द्वितीय। हम दो शासक के बारे में जानते हैं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर अधिकार किया था। एक थे विग्रहराज चतुर्थ, एक थे हमारे पृथ्वीराज तृतीय। विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने ये अशोक का जो टोपरा का अभिलेख था, उसके जस्ट ऊपर इन्होंने अपना अभिलेख है जो उत्कीर्ण करवाया था। तो दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख किसने लगवाया था? हमारे विग्रहराज चतुर्थ ने लगवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या हमारा? जालोर के चौहान वंश के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। जालोर के सोनग्रा चौहानों का मूल पुरुष नाडोल की चौहान शाखा का शासक था? बिल्कुल था। ठीक है। और दशरथ शर्मा के अनुसार चाचक देव के समय दिल्ली के किसी भी सुल्तान का जालोर पर आक्रमण नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। कानर देव प्रबंध मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया? नहीं, गलत है। सुंडा शिलालेख सोनग्रह शासक दाव के समय लिखा गया? बिल्कुल लिखा गया। जालोर के जो सोनग्रह चौहान है, इनका जो मूल पुरुष था वो था आपके, कौन था? कीर्तिपाल। यहाँ इनको एक और चीज नाम से जाना जाता है, कितु, महान कितु। कीर्तिपाल जो नाडोल के उस समय शासन कर रहे थे, नाडोल में अल्हण देव के बेटे थे ये। और नाडोल से निकलकर इन्होंने जालोर के अंदर चौहान सत्ता की नींव रखी थी। और उस समय जालोर के अंदर जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे कुंतपाल परमार। और 1181 के अंदर, कब? 1181 के अंदर, 1182 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? अभी 1182 के अंदर हमने पढ़ा था पृथ्वीराज तृतीय और महोबा के परमार्दी देव चंदेल के मध्य जो युद्ध होता है वो कब होता है? 1182 के अंदर। 1121 के अंदर कुंतपाल परमार को पराजित करके कीर्तिपाल ने अपने जालोर के अंदर चौहान सत्ता की नींव रखी थी। ठीक है। तो ये नाडोल के परमारों से, नाडोल के चौहानों से संबंधित थे। और कीर्तिपाल के बारे में हम तो ये भी जानते हैं कि उन्होंने कायेंद्र के युद्ध के अंदर नायिका देवी की तरफ से उस युद्ध के अंदर भाग लिया था। ठीक है। और जो हमारा ये था सुंडा का जो अभिलेख है, ये भी जो हमारे सोनग्रह जो शासक देव थे उनके समकालीन लिखा गया था। ठीक है। और अपने क्या था? दशरथ शर्मा के अनुसार शासक देव के समय दिल्ली के किसी भी सुल्तान का जालोर के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इनके चाचक देव के समय दिल्ली के ऊपर जो शासन कर रहे थे, एक तो थे नसरुद्दीन मोहम्मद और आपके थे एक बलबंत। इनका साहस नहीं हुआ था उस समय। ये अभियान तो कर रहे थे इधर इधर आने का, लेकिन चाचक देव था बहुत प्रतापी और ताकतवर राजा थे। ठीक है। और तो चाचक देव के समय इन्होंने यहाँ पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ था इन्हें। और दूसरा है कि कानर देव प्रबंध नहीं, कानर देव जो प्रबंध ये पद्मनाभ की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? पद्मनाभ की। मलिक मोहम्मद जायसी की जो लिखी हुई है वो किताब है अपनी पद्मावत, रानी पद्मिनी के ऊपर। मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी? पद्मावत। और जो कानर देव प्रबंध है वो हमारी किसकी? पद्मनाभ की। ठीक है। अगला प्रश्न क्या हमारा? पुरंदर की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। यह संधि 11 जून 1656 में शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच में हुई थी? नहीं, डेट गलत है। ठीक है। इस संधि के अनुसार 12 छोटे दुर्ग शिवाजी के लिए रखे जाएं? बिल्कुल रखे जाएं, सही है। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब बनाया जाए? बिल्कुल सही है। और इस संधि के समय फ्रांसीसी यात्री बर्नियर भी मौजूद था? बिल्कुल, ये भी सही है। ये जो संधि है, पुरंदर की संधि, ये हमारी होती है 11 जून 1665। इनके बीच में होती है?
हमारे जयसिंह प्रथम या फिर मिर्जा राजा जयसिंह? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी की मध्य होती है। ग्यारह जून 1665 के अंदर किसके बीच होती है? शिवाजी, ठीक है, और मिर्जा राजा, मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य होती है। मिर्जा राजा जयसिंह उस समय किसके प्रतिनिधि थे? औरंगजेब, ठीक है। और इस संधि के तहत जब शिवाजी के मध्य उनको मतलब ये था कि मजबूर कर दिया था शिवाजी को, इस संधि के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने मजबूर कर दिया था। और जी मिर्जा राजा जयसिंह का था जो इंडिविजुअल इनका जो ऐसा अभियान था जिसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। और इस संधि के तहत क्या बातें हुई थी कि जो टोटल दुर्ग थे वो टोटल दुर्ग थे 35 में से जो 12 छोटे दुर्ग है वो तो शिवाजी खुद रखेंगे, और जो 23 दुर्ग है वो किसको दिए जाएंगे? मुगलों। 23 दुर्ग किसको दिए जाएंगे? मुगलों को दिए जाएंगे। संभाजी को 5,000 का मनसब बनाया जाएगा, ठीक है। और इस समय जो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर भी था वो भी यहाँ पर हमें मौजूद थे। तो डेट गलत थी, हमारी डेट कौन सी सही है? 11 जून 1665 के अंदर है जो पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। अगला प्रश्न है कि किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण है जो महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया था? पहला ऑप्शन है हमारा दिल्ली, आगरा, मथुरा, बनारस और जयपुर। दूसरा है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। तीसरा है जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस और उज्जैन। चौथा है दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, बनारस और मथुरा। जोधपुर हमारा यहाँ पर नहीं था, ठीक है। लखनऊ यहाँ पर इस समय हमारा नहीं था, ठीक है। और तो ये हमारा जो था सही कौन सा हमारे इसके अंदर? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, ठीक है। यहाँ पर अपने सवाई जयसिंह ने जो वेधशालाओं का स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22? यहाँ पर जितने भी विद्वान थे वो सारे 22 थे, इसलिए उनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता था, वो कौन सा था? गंधर्व 22। किस राजा के समय या फिर किस राजा के दरबार के अंदर ये हुआ करते थे? हमारे ऑप्शन क्या है? महाराजा जयसिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा भारमल। महाराजा प्रताप सिंह के समय, महाराजा प्रताप सिंह के समय गंधर्व 22 हुआ करते थे ये लोग, ठीक है। और उनके लिए महाराजा प्रताप सिंह ने एक जगह भी बनवाई थी, एक जगह का निर्माण करवाया था, गुणीजन खाना। कौन सी जगह? गुणीजन खाना। और भी पढ़ते हैं, सूरत खाना भी इन्होंने बनाया था चित्रशाला के लिए, ठीक है। तो ये जो गंधर्व 22 थी ये किस समय की थी? प्रताप सिंह ने। इनके बारे में हम ये भी जानते हैं, इन्होंने हवा महल का भी निर्माण करवाया था। और इनके समय में ही तमाशा लोक नाट्य, तमाशा लोक नाट्य था जो यहाँ पर बंशीधर भट्ट को इन्होंने महाराष्ट्र से बुलाया था। महाराष्ट्र से किसको बुलाया था? बंशीधर भट्ट को। तमाशा नाट्य जो किसके काल में प्रसिद्ध हुआ था? अपने महाराजा प्रताप सिंह के समय, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सूची ए को दूसरे सम्मिलित करना है और नीचे है जो सही उत्तर का हमें पता करना है। ब्रजनिधि उपाधियां दी हुई है, ठीक है, और राजाओं के नाम दिए हुए हैं। पहली है ब्रजनिधि, दूसरी सितारे हिंद, तीसरी मिर्जा राजा, चौथा है राज राजेश्वर। ब्रजनिधि जो उपाधि है यहाँ पर जिनको कहा जाता था वो हमारे सवाई प्रताप सिंह थे, जो अभी हम जस्ट पिछले प्रश्न के अंदर पढ़ गया है। ब्रजनिधि नाम से ये कविताएं लिखा करते थे, इसलिए इनकी उपाधि क्या हो गई? ब्रजनिधि। दूसरी है सितारे हिंद। सितारे हिंद जो उपाधि थी वो हमारे राम सिंह द्वितीय की थी, ठीक है। क्यों थी वो हम पढ़ेंगे। मिर्जा राजा जो उपाधि थी वो हमारी किसकी थी? जयसिंह प्रथम की थी। जब कंधार के अभियान के अंदर, जब ये 1638 के अंदर कंधार अभियान पर जाते हैं तो शाहजहां द्वारा इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी जाती है, ठीक है। राज राजेश्वर जो उपाधि है ये हमारे सवाई जयसिंह की थी, यहाँ पे जयसिंह द्वितीय की थी। सितारे हिंद जो राम सिंह द्वितीय को ये उपाधि मिली थी, ये क्यों मिली थी? 1857 की जो क्रांति होती है, ठीक है, उसके अंदर अंग्रेजों की सहायता की थी इन्होंने, अंग्रेजों की सहायता की, इसलिए अंग्रेजों ने इनको क्या दी? सितारे हिंद की उपाधि थी, ठीक है। और हमें पता चलता है कि जब एडवर्ड पंचम या जयपुर आते हैं, ठीक है, तो भाई राम सिंह द्वितीय। एडवर्ड पंचम यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स जब जयपुर आते हैं तो उनके स्वागत के अंदर इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? एक तो हमारे रामनिवास बाग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? रामनिवास बाग का। और हम पढ़ते हैं कि जब प्रिंस अल्बर्ट यहाँ पर आते हैं, प्रिंस अल्बर्ट के जो स्मृति के अंदर इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? अल्बर्ट म्यूजियम का, ठीक है। और हमें पता चलता है कि जब एक बार एडवर्ड पंचम यहाँ पर आए थे, ठीक है, एडवर्ड पंचम प्रिंस ऑफ वेल्स जब यहाँ पर आए थे तो उनके स्वागत के अंदर इन्होंने जो जयपुर के अंदर गुलाबी रंग था पूरा गुलाबी रंग करवा दिया था,
ठीक है। और जो हमें पिंक सिटी जो जयपुर का नाम मिलता है, ठीक है, पिंक सिटी जो नाम मिलता है, ब्रिटिश पत्रकार थे स्टैनली लीड, उनकी किताब है द रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर सबसे पहले पिंक सिटी का जो है हमें उल्लेख प्राप्त होता है। जयपुर के लिए जो पिंक सिटी का जो शब्द का प्रयोग है वो द रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया किसकी है, स्टैनली रीड। और स्टैनली रीड कौन थे, ब्रिटिश पत्रकार थे, और उनकी किताब के अंदर इसका वर्णन किया गया। और इनके समय हमारे महाराजा और महारानी कॉलेज, ठीक है, और द स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जिसको मदरसा हुनरी हम कहते हैं, उसका भी निर्माण इस समय हुआ था। और इनके समय में राम प्रकाश थिएटर था, उसका भी निर्माण यहाँ पर स्थापना करवाई गई थी, जो हमारे उत्तरी भारत का पहला रंगमंच, यहाँ पर हमारे उत्तरी भारत का पहला जो है वो क्या था, थिएटर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विजय अभियान से पूर्व मुगल सम्राट शाहजहां ने राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। हमने अभी बात की थी, कंधार अभियान हुआ था, ठीक है, और कंधार अभियान के जाने से पहले इनको शाहजहां ने क्या दी थी, शाहजहां ने इसको क्या दी थी, इनको दी थी मिर्जा राजा की उपाधि। कौन से अभियान के दौरान दी थी, कंधार अभियान पर, जाने से पहले उनको है तो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न क्या है, और इनके बारे में हम ये भी जानते हैं, सवाई अपने जो जयसिंह जी थे, इनमें ये 3 मुगल राजाओं के साथ इन्होंने काम किया था। कौन कौन थे, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों के 3 मुगल बादशाहों के साथ इन्होंने काम किया था। और इनका जो शासन काल है, ठीक है, जो इनका राज का जो पीरियड रहा हुआ, वो जयपुर के जितने भी राजा है उन सबके अंदर जो इनका शासन काल है वो सबसे लंबा रहा हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी, ठीक है, अकबर ने दी थी उपाधि, और उपाधि क्या थी, अमीर उल उमरा, ठीक है। ऑप्शन क्या हमारे, जय सिंह, भगवंत दास, मान सिंह या जगन सिंह। भगवंत दास को दी। भारमल के बाद ये शासक बनते हैं, ठीक है, और भारमल के बाद जब शासक बन के भगवंत दास जयपुर की गद्दी के ऊपर बैठते हैं, तब अकबर द्वारा इनको जो है क्या उपाधि दी गई थी, अमीर उल उमरा। किसने दी थी, अकबर ने दी थी। किसको दी थी, भगवंत दास को दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजपूत राजा को रावल सुखराज, सूजा, देवीदास ने मुगल सेना के विरुद्ध सहायता दी थी, मुगल सेना के विरुद्ध दी थी। सहयोगियों के नाम क्या है, सुखराज, सूजा और देवीदास। ऑप्शन क्या है हमारे, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, महाराजा अजीत सिंह, यहाँ पर हमीर देव चौहान। राव चंद्रसेन के ये तीनों सहयोगी थे, ठीक है। 1575 के अंदर जब राव चंद्रसेन अकबर की वजह से यहाँ पर सेनाओं के जो अभियान हो रहे थे, उस वजह से वो सिवाना के अंदर चले जाते हैं, जो मारवाड़ के राठौड़ों की जो शरणार्थ संकटकालीन राजधानी थी, ठीक है, जो शरण स्थली थी। 1575 ईस्वी के अंदर जब अकबर को पता चलता है कि जो राव चंद्रसेन है वो कहाँ पर है, सिवाना के अंदर है, तो वो जलाल खान के नेतृत्व के अंदर 1575 में सिवाना के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। और जब जलाल खान जब अटैक करता है तो देवीदास, तो यही देवीदास समय में अभी हमने पढ़ा, देवीदास और चंद्रसेन ने इनको मार दिया था, ठीक है। तो ये जो 3 थे ये किसके सहयोगी थे, राव चंद्रसेन के थे। राव चंद्रसेन के बारे में हम और भी जानते हैं कि इनको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, ठीक है। और इनकी जो महाराणा प्रताप से तुलना है वो विश्वेश्वर नाथ रेव ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से राजस्थान शब्द का प्राचीनतम जो प्रयोग है वो किस अभिलेख में मिलता है। अभिलेख के नाम दिए गए और राजस्थान शब्द का जो प्राचीनतम प्रयोग है वो किसके अंदर मिलता है, ये हमें बताना है, ठीक है। हमारा अभिलेख क्या है, बिजोलिया अभिलेख, बसंतगढ़ अभिलेख, बड़ली अभिलेख, या फिर मानमोरी अभिलेख। बसंतगढ़ अभिलेख, बसंतगढ़ अभिलेख है, कहां से मिला, जालोर से मिला, हमें भीनमाल के पास से, श्यामकरी माता के मंदिर से मिला है, ठीक है। यहाँ पर खिमेल माता के मंदिर से हमें मिला है, ठीक है। 6ठी शताब्दी का है, 6ठी शताब्दी का ये अभिलेख, 5वीं शताब्दी के एंड का मान लो आप, ठीक है। और इसके अंदर हमें और क्या पता चलता है, एक तो पता चलता है कि सामंती व्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। चावड़ा वंश के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है, और किस राजा का नाम मिलता है, भरमलात। चावड़ा वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसकी हमें जानकारी मिलती, और वो शब्द कौन सा है, राजस्थानी आदित्य। तो इस शब्द की हमें जानकारी है जो कहाँ मिलती है, हमारे इसके अंदर आपके बसंतगढ़ अभिलेख के अंदर, ठीक है। और जो बड़ली का अभिलेख है ये तो हमारे बहुत पुराना है, 443 ईसा पूर्व के आसपास का है, भारत का दूसरा सबसे प्राचीन और राजस्थान का अपना जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। केकड़ी से मिला है, ठीक है, भिलोट माता के मंदिर से, भिलोट माता के मंदिर से मिला। मानमोरी अभिलेख के बारे में हम जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड को मिला था, जब वो ब्रिटेन की तरफ जा रहे थे तो समुद्र के अंदर इस अभिलेख को गिरा दिया गया था। और बिजोली अभिलेख के बारे में हम जानते हैं 1170 के अंदर मिला था, और अपन पहली क्लास के अंदर ये बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, राज तिलक के समय जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के अल्पवयस्क होने के कारण मुगल बादशाह शाहजहां ने किसे 1000 जात और
1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का जो क्या नियुक्त किया गया, मंत्री नियुक्त किया गया। मतलब उस समय जसवंत सिंह जो प्रथम थे, उनकी जो उम्र थी वो बहुत कम थी, और कम होने के कारण वो गद्दी के ऊपर बैठकर राजकाज को संभाल नहीं सकते थे। तो ठीक है, तो उस समय किसको यहाँ पर ये जो मंत्री नियुक्त किया गया था, यहाँ पर राजा का जो कार्य है, प्रशासक है, वो नियुक्त किया गया था। हमारा ऑप्शन क्या है, कासिम खान, राज सिंह कुंपावत, राव राय सिंह या भाव सिंह बर्ताव। राज सिंह कुंपावत, आसोपा के ठाकुर थे ये, यहाँ आसोपा के सामंत थे राज सिंह कुंपावत, उनको यहाँ पर क्या है, प्रशासक यहाँ पर मंत्री नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न क्या है हमारा, बेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना किसने दी है? किताब का नाम क्या है? बेली किशन रुक्मणीरी, और ग्रंथ की रचना किसने की है, हमें वो बतानी है। हमारा ऑप्शन ए है पृथ्वीराज राठौड़, दूसरा बीठू सूजा, तीसरा दूसरा अड्डा, चौथा शिवदास चारण। पृथ्वीराज राठौड़, इन्होंने इस किताब की रचना की है। अब पृथ्वीराज राठौड़ कौन है? एक तो ये बीकानेर के अपने राजा थे राय सिंह, राय सिंह के भाई है राय सिंह के, और इनके पिता का नाम क्या था, कल्याण, बीकानेर शासक कल्याण। और जो पृथ्वीराज राठौड़ ये अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के क्या थे, दरबारी कवि थे, और इन्होंने अकबर के कई विजय अभियानों के अंदर इन्होंने सहयोग दिया था, यहाँ पर साथ दिया था, इसलिए अकबर ने इनको गागरोन का किला भी दिया था। कहां पर है हमारा, झालावाड़ के अंदर है, जलदुर्ग है, गागरोन का किला भी इनको दिया था। और जो इस किताब का जो प्रथम संपादन किया था, सबसे पहले जिसको इसको पब्लिश किया था, वो किया था एलपी टेसीटोरी ने। और एलपी टेसीटोरी ने जब इसको पब्लिश किया या फिर इसका संपादन किया, तब इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को एक उपाधि भी दी, और वो उपाधि क्या दी, डिंगल का हॉरेस, हॉरेस ऑफ डिंगल, डिंगल का क्या, हॉरेस। ठीक है, और पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में हम ये भी जानते हैं कि इनकी जो ये किताब थी बेली किशन रुक्मणीरी, इसको दूर से अड्डा ने, जो कवि हुए थे दूर से अड्डा, ठीक है, इन्होंने इस किताब को क्या बोला था, पांचवा वेद, पांचवा वेद और 19वां पुराण। इसके अंदर भगवान कृष्ण और रुक्मणी की जो विवाह का कहानी है वो पूरी इसके अंदर बताई गई है। और जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो महाराणा प्रताप के बहुत प्रशंसक रहे हुए, ठीक है, महाराणा प्रताप के ये क्या थे, वंशज। उन्होंने एक दुआ भी लिखा था ना, माइयड़ा पूत जन जड़ा राण प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सिराने सांप। अगला प्रश्न क्या हमारा, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का जो है वो निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राव बीका, जैत सिंह, करण सिंह या फिर गंगा सिंह। राव बीका ने करवाया था, ठीक है, जोधा के ये पुत्र थे, जोधा जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी 1459 के अंदर। और जब इन्होंने बीकानेर की जब स्थापना की थी 1488 के आसपास, तब इन्होंने इनको करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने इसकी स्थापना की थी, नींव रखी थी, ठीक है। और तो इसके मंदिर, करणी माता के जो मूल मंदिर का निर्माण है वो भी किसने करवाया था, हमारे राव बीका ने करवाया। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक जो पद है, नैमितिक जो पद का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता था? राजकीय मेहमान के लिए, सेना विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए, जिला अधिकारी के लिए? राजकीय ज्योतिष के लिए, ज्योतिष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? नैमितिक। ज्योतिष के लिए मध्यकालीन के अंदर किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? हमारे नैमितिक का, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, परमार राजा द्वारा निर्मित मंदिरों वाली प्रसिद्ध अर्थूर्णा नगर है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर या डूंगरपुर। बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और जो अर्थूर्णा है, ठीक है, वागड़ का बाद में गोहिलों का शासन स्थापित हो गया था, लेकिन 10वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर परमारों का शासन था। किसका था? परमारों का शासन था। मालवा के जो परमार थे, राजा कृष्ण सिंह हुए थे, उनके बेटे हुए थे डंबर सिंह ने यहाँ पर क्या किया था, परमार राज्य की जो है बांसवाड़ा के अंदर, अथुर्णा के अंदर अपने उन्होंने नींव रखी थी। और हम राजा चामुंड राय परमार के बारे में भी जानते हैं, उन्होंने अथुर्णा के अंदर महामंडलेश्वर मंदिर का जो है वो भी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो अथुर्णा है जो हमारे कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। और 10वीं शताब्दी के अंदर पहले परमारों की राजधानी हुआ करती थी अथुर्णा, ठीक है, बाद में गोहिलों का यहाँ पर शासन स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न है कि प्रतिहारों की शाखाओं में मंडोर शाखा अत्यंत प्राचीन है, बिल्कुल सही है। और इससे संबंधित कथन और कारण दिए गए ना, और इससे संबंधित जानकारी 836 ईस्वी के जोधपुर शिलालेख या फिर बाहुक प्रशस्ति या बाहुक का अभिलेख और घटियाला माता के 2 अभिलेखों से मिलती है, बिल्कुल मिलती है। इन 2 अभिलेखों से हमें क्या पता चलता है, जो मंडोर के जो प्रतिहार है इनकी प्राचीनता के बारे में पता चलता है। ये जो अभिलेख है ये मंडोर के प्रतिहारों की प्राचीनता को प्रकट करते हैं, तो वो भी सही है। और इस संबंधित जो जानकारी है वो भी हमें यहाँ से मिलती है। 836 ईस्वी का जो बाहुक का अभिलेख है वो भी इनके बारे में, यहाँ पर इनके वंश के बारे में जानकारी देता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों ही हमारे सही है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रतिहारों से संबंधित कथनों पर विचार करना है। रज्जिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है, बिल्कुल होती है, सही है हमारा, ठीक है। और नागभट्ट द्वितीय इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक था, नहीं, ये गलत है।
रजिल के पोते होते हैं नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम वो इस वंश के प्रथम प्रशासक मैंने प्रतापी शासक थे, और वो राजधानी मंडोर से कहां लेकर गए थे? बेड़ता। नागभट्ट प्रथम मंडोर से मेड़ता राजधानी कौन लेके गए थे? हमारे नागभट्ट प्रथम। और जो रजिल से है वो हमारे मंडोर के प्रतिहारों की क्या है? वंशावली प्रारंभ होती है। तो पहला सही है हमारा, और दूसरा क्या है? गलत। अगला प्रश्न क्या है? प्रतिहार शासक सिलुक ने वल के शासक देवराज भाटी को पराजित किया था? बिल्कुल किया था। वल है वो हमारे जैसलमेर का प्राचीन नाम है। वल किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? जैसलमेर के लिए। प्रतिहार शासक सिलुक ने वल के शासक देवराज भाटी को परास्त किया था। और राजा सिलुक ने घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए थे? नहीं। सिलुक के दो बेटे हुए थे। कौन हुए थे? बाउक, दो रानियां तीन की, कक्कुक। ठीक है, बाउक और कक्कुक जो इनके दो बेटे होते हैं, तो ये जो है जय स्तंभ ये बाउक ने लगवाए थे। किसने लगवाई थी? बाउक ने। सिलुक के बाद ये राजा बनते हैं। ठीक है, और जब ये राजा बनते हैं तब इन्होंने घटियाला और मंडोर में जो जय स्तंभ लगवाए थे। ठीक है, और बाउक के बाद है जो कक्कुक राजा बनते हैं यहाँ। अगला प्रश्न क्या हमारा? निम्न में से उमराव है। ठीक है, उमराव है जो शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? यहाँ पर उमराव कौन हुआ करते थे उसके लिए। और हमारे ऑप्शन है राजाओं की उपाधि, घरानों का नृत्य, युद्ध का प्रकार, या मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के जो सामंत थे उनके लिए उमराव शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीन प्रकार के उनके जो सामंतों की जो श्रेणी है वो तीन प्रकार की थी। अमर सिंह द्वितीय के समय ये अस्तित्व के अंदर आई थी। तो जो उमराव है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? हमारे मेवाड़ के जो प्रथम श्रेणी के सामंत है उनके लिए किया जाता था। और जो ये दरबार के अंदर इन सामंतों को बैठने की जो जगह होती थी उनको ओल कहा जाता था। ओल या फिर ओला कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या हमारा? निम्न में से खजांची को परिभाषित किया करता है? खजांची, खजांची या फिर खजांची, खजाने का पता रखने वाला। खजाना मतलब पैसा, धनमा कितना आ रहा है कितना जा रहा है। ठीक है, तो उसको है जो परिभाषित कौन करता है? परगने का सरदार, शाही आदेश पढ़ने वाला, रुपयों का ब्यौरा रखने वाला है, तलवार आदि रुपयों का ब्यौरा रखने वाला। खजांची जो खजाने का पता रखता है तो वो क्या होगा? खजांची। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, आय व्यय का जो भी अधिकारी था उसको हमें क्या कहते थे? खजांची। और मेवाड़ के अंदर इनको कोषपति कहा जाता था। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर खजांची को क्या कहा जाता था? कोषपति कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या हमारा? निम्न में से असुमिलित युग्म का चयन करना है। ठीक है, कौन सा है जो असुमिलित नहीं है? खरीता, राजा का दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार। एक राजा जब दूसरे किसी राजा के साथ लिखित पत्र व्यवहार करता था उसको हम क्या कहते थे? खरीता कहा करते थे। रुका, अधिकारियों के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार। जो राजा के नीचे अधीनस्थ हुआ करते थे या जो अधिकारी हुआ करते थे, प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, अधिकारियों के और अधिकारियों के मध्य जो लिखित पत्र व्यवहार हुआ करता था उनको हम रुका कहा करते थे। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। अरजदास, युवराज द्वारा जारी किए जाने वाला शाही आदेश नहीं। युवराज द्वारा जारी किए जाने वाला जो शाही आदेश है तो उसको मंसूर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंसूर। ये मतलब राजा की उपस्थिति के अंदर जब युवराज है या फिर जो राजकुमार है जो शाही आदेश जारी करता था उसको मंसूर कहते थे। अरजदास क्या है? मुगल काल के अंदर जब राजा हुआ करते थे या फिर जो किसी के गुलाम या फिर अधीन जो राजा हुआ करते थे वो मुगल बादशाह को पत्र लिखा करते थे। लिखित पत्र में जो उनके साथ बात हुआ करती थी उनको अरजदास कहा करता था। ठीक है, अगला क्या है? परवाना, शासक द्वारा सामंत को आदेश देना। बिल्कुल, परवाना या फिर पाती परवाना जो हम पढ़ते हैं, खानवागी युद्ध के समय राणा सांगा है जो राजस्थान के बाकी जितने राजाओं को पत्र लिखते हैं और उसके अंदर पढ़ते हैं कि उन्होंने पाती परवाने लिखे थे। ठीक है, बहुत सारे राजा को जो परवाना है वो क्या है? शासक द्वारा सामंत को आदेश देना। और जो युवराज द्वारा जारी किए जाने वाला शाही आदेश क्या कहलाता है? मंसूर। और अरजदास क्या हुआ करता था कि शासकों द्वारा मुगल बादशाह को जो पत्र लिखे जाते थे वो अधिकारियों के मध्य होने वाले जो पत्र व्यवहार उसको रुका कहा जाता था। और राजा का दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार जो हुआ करता था उनको हम खरीता कहते थे। अगला प्रश्न है, दरबार का अधिकारी जो दरबारियों से अनुशासन रखने की अपेक्षा करता था और राज्यसभा में नव आगंतुक को दरबार के तौर तरीके सिखाता था। दरबार के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी कंटिन्यू बैठा रहता है, जो नए दरबारी है वो भी आते जाते रहते हैं। तो उनको दरबार के जो तौर तरीके हैं, नियम है, रूल है, वो समझाना कि भाई राजा आए तब किस तरीके से क्या करना है। यहाँ फिर जिनको ताजीम प्रदान है, कोई जो प्रथम श्रेणी के सामंत है उनको वहां पसाव या फिर जो झुके प्रणाम किया करते थे, ठीक है, आदाब किया करते थे, वो उसके जो पूरे तौर तरीके वो सिखाने वाला आदमी था वो कौन था उसको हमें बताना है। दीवान, सनंद, महाप्रतियार, ड्योढ़ीदार। महाप्रतियार, ठीक है, महाप्रतियार है जो नव आगंतुक जो भी दरबार के अंदर हुआ करते थे उनको तौर तरीके, यहाँ पर दरबार के जो नियम है, रूल है, उनको वो समझाया करते थे। निम्न में से किस किसान नेता को बिजोलिया के लोगों ने महात्मा जी कहकर संबोधित किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है और लोगों ने क्या बोला है? महात्मा जी। विजय सिंह पति को ही बोला। विजय सिंह पति के बारे में हम जानते हैं, 1916 के अंदर ये एंट्री लेते हैं, ठीक है, और वो 17 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड का भी गठन करते हैं, 27 के अंदर अलग भी हो जाते हैं। और साधु सीताराम दास भी, इन्होंने बिजोलिया का जो प्रथम चरण था अपने 1897 से लेके 1516 तक इन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया था। माणिकलाल वर्मा 1923 के बाद आए थे
ठीक है, तो ये हमने जो महात्मा शब्द है जो किसके लिए प्रयोग होता था, हमारे विजय सिंह पथिक के लिए। अगला सवाल क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विजय सिंह पथिक के आह्वान पर किसानों ने युद्ध कर देने से मना कर दिया, बिल्कुल सही है। और युद्ध कर ना देने और बेगार के लिए मना करने पर नारायण सिंह पटेल को जेल में डाल दिया गया, दोनों ही हमारा सही है। नारायण सिंह पटेल यही है जो अभी हमने पढ़ा है पीछे, ठीक है। इनको क्या डाल दिया गया, जेल के अंदर। तो सत्य कथनों का हमारे ए और बी है, तो दोनों ही सत्य, ठीक है। बाकी हमने दूसरी तीसरी क्लास के अंदर पूरे आंदोलन जितने भी थे, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, सबको हमने बहुत ढंग से पढ़ा है एक बार। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं था। बिजोलिया के लिए ब्रिटिश सरकार ने कमेटी गठित की थी, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा जो थे नाम दिए हुए जो कौन है जो यहाँ पर सदस्य नहीं थे। ऑप्शन है प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिल्कुल थे, उसमें हमारे मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे ये। हकीम बिहारी लाल, अमर सिंह राणावत या रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व के अंदर ही की गई थी, अमर सिंह राणावत नहीं थे हमारे, ठीक है। तो ब्रिटिश द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसके अंदर हमारे अमर सिंह राणावत नहीं थे। अगला प्रश्न क्या है, काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित रहा है, ठीक है। कौन है काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से रहा है। ऑप्शन है हमारे भरतपुर, मेव, बेंगू या बरड। मेव आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से संबंधित है, मेव आंदोलन से संबंधित है। अलवर के अंदर होता है हमारा, अलवर यहाँ जो भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, अलवर के अंदर मेव आंदोलन शुरू होता है। अंत में जब किसान सब इकट्ठा हुए और किसानों ने सरकार से या फिर जो रियासत थी उससे कुछ रियायतें प्रदान करनी थी, उन्होंने कहा हमें कुछ रियायतें दो, उसकी आशा से उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। चौधरी यासीन खान जो थे उनके नेतृत्व के अंदर आंदोलन शुरू करते। और उसी समय इस आंदोलन की जांच के लिए काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व के अंदर एक कमेटी गठित की जाती है। और काजी अजीजुद्दीन ने मेव के जितने भी किसान थे उनके पक्ष के अंदर फैसले दी, उनके पक्ष के अंदर सिफारिशें दी, और इसके बाद इनको बहुत सारी रियायतें मिल गई थी। तो काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी का संबंध किससे, मेव आंदोलन से, जो अलवर भरतपुर के अंदर हुआ था। निम्न में से कौन नेता सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, ठीक है। वैसे हम ये सब पढ़ चुके हैं, पूरी चर्चा कर चुके हैं। पन्ने सिंह बाटनाऊ, राम सिंह चंद्रावल, हरू सिंह पलथाना या पृथ्वी सिंह घोटाला। राम सिंह चंद्रावल ये हमारे सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद द्वारा रायसिंह नगर कांड के जांच हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं था, ठीक है। कौन सी रायसिंह नगर का जो कांड हुआ था उसके अंदर जो समिति थी उसका सदस्य नहीं था। हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, रघुवर दयाल गोयल या फिर हरदत्त सिंह चौधरी ये थे जो इस जो कमेटी के क्या थे, सदस्य नहीं थे। बाकी जो पूरी चर्चा पीछे वाली क्लासों के अंदर कर चुके हैं, इसके अंदर ज्यादा की तो पूरी क्लास है जो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नानक भील व देवलाल गुजर का संबंध है निम्न में से किससे था। नानक भील और देवलाल गुजर। बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, एक ही आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन डाबी के अंदर जब किसान सारे इकट्ठा होते हैं 2 अप्रैल 1923 को, और जब किसान वहां पर इकट्ठा होते हैं तो पुलिस ने इनके ऊपर गोलियां चला दी थी, और उन गोलियों के अंदर नानक भील और देवलाल जो गुर्जर थे वो दोनों शहीद हो जाते हैं। और नानक भील की याद के अंदर ही माणिकीलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया था, अर्जी। कौन सा गीत लिखा था, अर्जी, ठीक है। तो फिर जो नानक भील और देवलाल गुर्जर किससे संबंधित है, हमारे बूंदी किसान आंदोलन से, डाबी हत्याकांड के अंदर शहीद हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। सीकर कल्याण सिंह, बेंगू के रामनारायण चौधरी, सही है। बिजोलिया के माणिकीलाल वर्मा, बिल्कुल सही है। और करौली के कुंवर मदन सिंह, ये भी सही। सीकर में तो कल्याण सिंह की वजह से ही तो आंदोलन हुआ था, जब उन्होंने टैक्स को जो टैक्स था उसको 25 से 50% से बढ़ा दिया था, उसके बाद किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। और बाद में रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी जब जाते हैं कहाँ, सीकर के अंदर, तब किसान बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो जाता है और आंदोलन है जो अपना प्रबल रूप पकड़ देता है। तो कल्याण सिंह की वजह से शुरू हुआ था, तो कल्याण सिंह हमारे यहाँ गलत है, वो उस समय वहां के क्या थे, शासक थे या सामंत थे। अगला प्रश्न क्या है, निम्न को सम्मिलित करना है। ट्रेन समझौता, हॉलैंड समिति समझौता, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग और नागपुर अधिवेशन सम्मिलित करना है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग तो हमने पढ़ा ही था, कब हुआ था, 1919 के अंदर हुआ था। नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो 1920 के अंदर हुआ था। हॉलैंड समिति जो ट्रेन समझौता हुआ था ये हमारा 1922 के अंदर हुआ था। और हॉलैंड समिति समझौता है जो आपका कब हुआ था, हॉलैंड 1922 के अंदर हुआ था। और जो अपना ट्रेन समझौता है ये 1923 के अंदर, ठीक है। शायद ये गलत है इसके अंदर, तो जो अपना ट्रेन समझौता ये कब हुआ था, 1923। बिंदुलाल भट्टाचार्य 1919, ठीक है। और नागपुर 1920, और हॉलैंड समझौता है, हॉलैंड समिति समझौता है जो 1922 के अंदर। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन 1888 के कांग्रेस इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान की प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। 1888 का जो कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था इसके अंदर हमारे राजस्थान के कौन से ऐसे नेता थे जो शामिल हुए थे। ऑप्शन क्या है,
जयनारायण व्यास, चांदग्रहण शारदा, हरविलास शारदा या गिरधर शर्मा? हरविलास शारदा है जो इस अधिवेशन के अंदर क्या थे, हमारे शामिल हुए थे। और क्या है, सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर का निम्न में से संबंध किस जन आंदोलन से? सिंपल सा प्रश्न है, जोधपुर आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, मथुरा दास माथुर को हम पढ़ते हैं जोधपुर आंदोलन से संबंधित। बीकानेर प्रजामंडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। मगाराम वैद्य ने कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। और 1947 ईस्वी में बीकानेर एक्ट द्वारा द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा तथा धारासभा की स्थापना की गई, बिल्कुल ये भी सभी। तो हमारे ए और बी दोनों सही है। क्या पूछा है, असत्य कथन, तो ना ए और ना बी, दोनों ही दोनों ही हमारे सही। बाकी हम पढ़ते भी हैं, लक्ष्मी देवी आचार्य भी इनसे संबंधित थे। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है जो किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में हम जानते हैं, 24/4/1938। ठीक है, माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व के अंदर बलवंत सिंह मेहता का जो घर था, जिसका क्या नाम था, साहित्य कुटीर, और भूरीलाल भैया, ये तीनों मिलकर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है जो मेवाड़ रियासत द्वारा इसको है असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है और इसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। 1941 के अंदर इसके ऊपर से बैन हटा दिया जाता है और जो इसका प्रथम अधिवेशन होता है उसकी जो अध्यक्षता है वो हमारे कौन करते हैं, माणिकलाल वर्मा। और इसका उद्घाटन किसने किया था, आचार्य जे.बी. कृपलानी ने, और उस समय वज्जी लक्ष्मी पंडित है जो शामिल भी हुई थी। ठीक है, तो 1941 के अंदर जो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता यहाँ पर सभापति कौन थे, माणिकलाल वर्मा, और जो उसका उद्घाटन किसने किया था, जे.बी. कृपलानी ने, और उस समय विजय लक्ष्मी जो पंडित थे वो भी यहाँ पे शामिल हुए थे। अगला प्रश्न क्या है, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी प्रसाद का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोटा राज्य प्रजामंडल से हमारे संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती रामचंद्र पालीवाल निम्न में से किस जन आंदोलन से संबंधित थे? ये भी हमने पढ़ा ही था, जोधपुर जन आंदोलन से संबंधित है। रमा देवी है जो हमारे जयनारायण व्यास की पुत्री थी, कृष्णा कुमारी है जो हमारे प्रजा सेवक अखबार निकालते थे, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा उनकी पत्नी थी, तो जोधपुर जन आंदोलन से ये संबंधित थी। और हमने ये भी पढ़ा था उस तीसरे दिन की जो क्लास थी उसके अंदर, महिलाओं का किन किन अपने प्रजामंडल यहाँ पर किसान आंदोलन हुए थे, कौन सी महिला किस किस आंदोलन की थी, उसको हमने पूरा इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से भी हर महिला का भी पढ़ा था हमने। माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से? माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल, ये भी हमने पढ़ा था, जैसलमेर प्रजामंडल से हमारी ये संबंधित है। ठीक है, तो माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल है जो किस प्रजामंडल से संबंधित है, हमारे जैसलमेर प्रजामंडल से। अगला प्रश्न क्या है, हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य हुए जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? हमारा 1942 के अंदर, 17 सितंबर 1942 के अंदर। समझौता कौन सा सही है, इनमें से कौन से सही है? ठीक है, कौन कौन से सही है और कौन सा गलत है? पहला है, युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन की सहायता नहीं देगी, बिल्कुल सही है। अगर युद्ध हो जाता है और अंग्रेज जब युद्ध करने को अगर तत्पर हो जाते हैं तो उस समय जो राज्य सरकार या फिर जो रियासत है, जयपुर रियासत है, वो अंग्रेजों को पैसा नहीं देगी, मान लिया उन्होंने, कहा ठीक है। प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने का स्वतंत्रता होगी, बिल्कुल, ये धरने कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, ठीक है, तो इनको शांतिपूर्वक करने की जो है छूट थी इनको। ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी आंदोलनकारियों को प्रवेश करने में रोका जाएगा नहीं, ये गलत है। हीरालाल शास्त्री की तरफ से मांग रखी गई थी, ब्रिटिश प्रांतों से कोई भी आंदोलनकारी आएगा, किसी और जगह उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था और वो अगर जयपुर के अंदर आएगा तो उसको जो जयपुर रियासत है वो रोकेगी नहीं, कोई सजा नहीं देगी, कोई जेल के अंदर नहीं डालेगी, और जो जयपुर प्रजामंडल है वो उसको शरण दे सकता है। जयपुर प्रजामंडल है जो क्या उनको शरण दे सकता है, तो ये हमारा गलत हो गया। और जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य शीघ्र क्या करेगी, कार्यवाही करेगी, तो बिल्कुल ये भी हमारा सही है। तो इसके अंदर हमारे सही कौन से हो गए, 1, 2 और 4, ए, बी और डी, चौथा हमारा सही है। अगला प्रश्न क्या हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, नाम दिए हुए, संस्थाओं के नाम दिए हुए और उसके जो संस्थापक थे उनके नाम दिए हुए। विजय सिंह पथिक ने हमारा ऊपरपाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी 1917 के अंदर। मन्ना पटेल को इसका क्या बनाया गया था, अपना अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी 1910 के अंदर, जो हम पढ़े हैं कि जो हमारा अभिनव भारत था, ठीक है, वीर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा जो था उसकी जो हमारी ब्रांच थी राजस्थान के अंदर, वो हमारी कौन सी थी, वीर भारत सभा। केसरी सिंह भारत, कर्पूर चंद्र पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 के अंदर, हम पढ़ते हैं। और अर्जुन लाल सेठी थे, उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हमारा, निम्न में से अलवर में किसके द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया था? कहां पर किया था, अलवर के अंदर किया था, ठीक है। मतलब अलवर के अंदर अगर सबसे पहले किसी को जन जागृति का जो श्रेय है वो सबसे पहले किसी को जाता है तो हमारे पंडित हरिनारायण शर्मा को जाता है,
ठीक है, और बाकी यहाँ पढ़ते भी है, उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ बनाया, आदिवासी संघ बनाया, और इनकी स्थापना करके जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है उनकी स्थिति में सुधार के लिए हरिनारायण शर्मा ने अलवर के अंदर इनका जो है जन जागृति का श्रेय दिया जाता है इनको। पश्चिमी राजस्थान का पहला अखबार मारवाड़ गजट जो जोधपुर से प्रकाशित होता था, उसके संपादक कौन थे? मारवाड़ जो गजट है 1866 के अंदर निकला था, ठीक है, हिंदी के अंदर था प्लस उर्दू के अंदर भी था, ठीक है, और जो इसके बाबू हीरालाल थे वो इसके प्रथम संपादक थे। तो मारवाड़ गजट है जो पश्चिमी राजस्थान का जो है क्या है, पहला अखबार है, ठीक है। 1866 में कहां से निकलता था? जोधपुर से निकलता था। अगला प्रश्न क्या है हमारा? वह समाचार पत्र जिसके प्रत्येक अंक में उसकी मुद्रण संख्या प्रकाशित होती थी, वो कौन सा समाचार पत्र है जिसके प्रत्येक अंक में क्या है, उसकी मुद्रण संख्या प्रकाशित होती थी? हमारा ये हमने पढ़ा भी था, ये हमारा ऑप्शन क्या है? सर्वहित, राजपूताना हेराल्ड, राजस्थान केसरी या सर्वोदय वाग? सर्वहित। कहां से निकलता था? बूंदी से निकलता था। और इसके संपादक कौन थे? राम प्रताप शर्मा। हमने एक चीज भी पढ़ी थी कि जब सबसे पहले सर्वप्रथम जब अखबार निकलते थे रियासत द्वारा निकाले जाते थे, तो वो अखबार तो थे वो क्या था, रियासतों के राज्य आश्रित हुआ करते थे, ठीक है। कोई अदब आदमी जो है व्यक्तिगत रूप से नहीं निकाला करता था, रियासत है जो निकलवाया करती थी। तो ये बूंदी का राज्य आश्रित अखबार था, और जो इसके संपादक वो कौन थे? हमारे राम प्रताप शर्मा थे। और ये पहला ऐसा अखबार था जिसके ऊपर मुद्रण संख्या जो थी वो क्या थी? अंकित थी। तो वो हमारा कौन सा अखबार था? सर्वहित। कहां से निकलता था? बूंदी से। संपादक कौन थे? राम प्रताप शर्मा। नवीन राजस्थान 1922 में अजमेर से विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित किया गया, इसके संपादक कौन थे? नवीन राजस्थान कब किया गया? 1922 में। कहां से किया गया? अजमेर से किया गया। और इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन क्या? विजय सिंह पथिक, किशोर सिंह वर्मा, कन्हैया लाल या मुंशी मुन्नालाल शर्मा? किशोर सिंह वर्मा जो थे वो इस नवीन राजस्थान के क्या थे? हमारे प्रथम संपादक थे। अखबार राजस्थान समाचार से संबंधित असत्य कथनों को क्या है? चुनना है। कौन सा अखबार है? राजस्थान समाचार। ये अजमेर से 1889 में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही है। इनके संपादक मुंशी समर्थदान थे जो स्वामी दयानंद के शिष्य थे, बिल्कुल ये भी हमारा सही है। प्रारंभ में ये 16 पृष्ठों का दैनिक समाचार था? नहीं, दैनिक नहीं था, साप्ताहिक था। क्या था प्रारंभ में? साप्ताहिक था। और ये प्रथम हिंदी दैनिक अखबार था, बिल्कुल ये सही। तो अभी तो हमने पढ़ा कि साप्ताहिक था, बाद में हिंदी दैनिक कैसा हो गया। ये पहली बात तो अजमेर से निकला था 1889 के अंदर, ठीक है। और जो इसके संपादक कौन थे? मुंशी समर्थदान इनके संपादक थे, जो दयानंद के क्या थे? शिष्य थे। और प्रारंभ में ये साप्ताहिक था, लेकिन 1904 और 5 के अंदर जो है इसको दैनिक कर दिया गया था। और ये जो अपना ये जो था ये प्रथम हिंदी दैनिक अखबार। अगला प्रश्न क्या है? वह कौन सा अखबार था जिसके बंद करने के संबंध में स्वयं महात्मा गांधी ने लेख लिखा था? ठीक है, वो कौन सा अखबार था जिसके बंद करने में संबंध में स्वयं महात्मा गांधी ने क्या लिखा था? लेख लिखा था। राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, यंग राजस्थान या सज्जन कीर्ति सुधारक? यंग राजस्थान। किस भाषा में निकलता था? अंग्रेजी में निकलता था। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान में बहुत सारी आंदोलन और कृषक आंदोलन या प्रजामंडल से संबंधित जो भी समाचार थे, किसान आंदोलन से संबंधित जो समाचार थे वो तरुण और नवीन के अंदर प्रकाशित हुआ करते थे। हिंदी भाषा का अखबार था। तो रामनारायण चौधरी ने सोचा अंग्रेजी के अंदर भी इसको निकालना चाहिए। तो रामनारायण चौधरी के अथक प्रयासों द्वारा शोभालाल गुप्त के संपादन के अंदर कौन सा निकाला जाता है? हमारा यंग राजस्थान निकाला जाता है। और गांधी जी ने एक लेख लिखा था, उस लेख का जो टाइटल था वो था अलविदा, टाटा बाय बाय। तो जो अलविदा का लेख था वो किस अखबार के संबंध बंद करने के संदर्भ में लिखा था इन्होंने? यंग राजस्थान। ठीक है, लेख किस टाइटल से लिखा था उन्होंने? अलविदा से। अगला प्रश्न क्या है? चोर, पापी और उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं और जो प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है, ठीक है, ये किस समाचार पत्र का ध्येय वाक्य था? ऑप्शन क्या है? देश हितैषी, त्याग भूमि, स्वराज्य या प्रचार? आप अगर सही से देखें तो हमें प्रश्न के अंदर ही एक उत्तर प्राप्त हो रहा है, और ठीक है, और उस उत्तर का क्या हमें इसके अंदर मिल रहा है? प्रचार। प्रचार शब्द ही लिखा हुआ है और हमारा उत्तर भी सही है, प्रचार। 1942 के अंदर कौन निकाला करते थे? प्रियतम कामदार। प्रचार अखबार कब निकला था? 1942 के अंदर। और कौन इसको निकाला करते थे? प्रियतम कामदार। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रजामंडल जिसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव, कोषाध्यक्ष मास्टर अतियंद्र थे, ठीक है, कौन सा ऐसा था अपने प्रजामंडल जिसके अध्यक्ष कौन थे? अपने गोपीलाल यादव। और जो कोषाध्यक्ष थे वो कौन थे? मास्टर अतियंद्र। बूंदी प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल या हड़ौती प्रजामंडल? भरतपुर जो हमारा प्रजामंडल था उनसे संबंधित थे ये गोपीलाल यादव और मास्टर अतियंद्र। और भी पढ़ते हैं हम, जुगल किशोर चतुर्वेदी भी थे हमारे।
इनको उपाध्यक्ष बनाया हुआ था। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो किसने की थी, हमारे किशनलाल जोशी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से सुमिलित युग में कौन सा सुमिलित है? 1917 राजपूताना मध्य भारत सभा, नहीं, गलत है। ठीक है, 1918 राजस्थान सेवा संघ, नहीं, ये भी गलत है हमारा। ठीक है, 1927 अखिल भारतीय देशी लोक परिषद, बिल्कुल ये सही है हमारा। ठीक है, बंबई के अंदर, पूना के अंदर इसकी है जो क्या है, स्थापना की जाती है। 1917 में राजपूताना जो मध्य भारत सभा है ये हमारे 1918 के अंदर हुई थी। ठीक है, दिल्ली के अंदर हम पढ़ते हैं, चांदनी चौक के अंदर मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और विजय सिंह पटेल, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदग्रहण शारदा, केसरी सिंह बारट और ये सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। इसके 4 अधिवेशन भी पढ़े थे हमने, दिल्ली, अमृतसर, अजमेर और नागपुर। और जमनालाल बजाज के अध्यक्ष में इसकी क्या की गई थी, स्थापना। राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना 1919 के अंदर की गई थी, हम जानते हैं। कहां से की गई थी, वर्धा के अंदर से। ठीक है, और बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित जब विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं, महात्मा गांधी जी उन्हें बुलाते हैं, तो वर्धा से वर्धा वहां जाते हैं, तब ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। और इनके सहयोगी कौन थे, हरिभाई कीकर थे। ठीक है, हरिबाबू उपाध्याय थे और जमनालाल बजाज थे। और 1927 के अंदर अपने अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना की गई थी। आरबीसी की जो किताब है उसके अंदर इसको 1920 डेट भी दे रखी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से असम्मिलित युग्म का चयन करना है। ठीक है, असम्मिलित कौन सा, भील सेवा मंडल अमृतलाल विठलदास ठक्कर, बिल्कुल सही है। जीवन कुटीर हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल सही है। खांडुलाई आश्रम माणिक्यलाल वर्मा, बिल्कुल सही है। और नारेली आश्रम सागरमल गोपाल, नहीं, नारेली आश्रम रामनारायण चौधरी। नारेली आश्रम की स्थापना किसने की थी, रामनारायण चौधरी। अगला प्रश्न क्या है, शांति सेवा कुटीर 1930 के जो संपादक है वो कौन थे? ऑप्शन है हमारे चिमनलाल मालोत, भोगीलाल पांड्या, हरविलाल शारदा, हीरालाल शास्त्री, चिमनलाल बालोत। इन्होंने शांति सेवा कुटीर की स्थापना की थी। ये बांसवाड़ा का जो प्रजामंडल था अपना, उनसे संबंधित थे। किससे संबंधित थे, बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित। कौन थे, चिमनलाल बालोत, जिन्होंने 1930 के अंदर शांति सेवा कुटीर की स्थापना की। अगला प्रश्न क्या है, मारवाड़ यूथ लीग से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है, इसकी स्थापना 1931 में जयनारायण व्यास के निवास स्थान पर की गई, बिल्कुल सही है। लीग के कार्यकर्ताओं ने शराब बाजार में राष्ट्रीय झंडे को फहराया था, बिल्कुल ये भी सही है। और इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर तथा मंत्री प्रयाग थे, नहीं। हमने पढ़ा था कि राजस्थान सेवा संघ के तर्ज के ऊपर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की जाती है। ठीक है, और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करने के बाद यहाँ के जो अपने अध्यक्ष थे वो दुर्गा शंकर को नियुक्त किया जाता है। और मंत्री किसको किया जाता है, प्रयागराज भंडारी को। तो हमारा ये जो है गलत हो गया, और पहला और दूसरा सही है। इसमें असत्य कथन पूछा है तो हमारा हो गया केवल सी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, विमला देवी, काशीबेन, कांताबेन का संबंध किस प्रजामंडल से? सिरोही, मेवाड़, मारवाड़ या जयपुर? सिरोही से था। ठीक है, विमला देवी, काशीबेन और कांताबेन का जो हमारा संबंध है वो किस प्रजामंडल से रहा हुआ है? सिरोही प्रजामंडल से रहा हुआ है। आबू के अंदर जब 4 दिवसीय आंदोलन के दौरान 4 दिवसीय रैली निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है, उसके बाद है जो महिलाओं ने 1200 महिलाओं ने भाग लिया था सिरोही आंदोलन के दौरान। और 1200 महिलाओं का जो नेतृत्व है वो हमारे किसने किया था? विमला देवी, काशीबेन और कांताबेन। अगला प्रश्न क्या है, इन्होंने मारवाड़ी समुदाय की विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग की और महिलाओं हेतु 1930 में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की थी। उस महिला का मैं नाम बताया जिन्होंने मारवाड़ी समुदाय की विदेशी कपड़ों के लिए पिकेटिंग की और महिलाओं हेतु 1930 में राष्ट्रीय महिला समिति की जो स्थापना की थी, उनके बारे में बताना। हमारा ऑप्शन है रामलोरी देवी, सत्यवर्ती शर्मा, गंगा देवी या इंदुमती गोयन का। इंदुमती गोयन का। और कहां से थे ये? जोधपुर से। ठीक है, आपको याद रखना है इंदुमती गोयन का, जो कहां से थे? जोधपुर से। हाकिम और हुक्म नहीं नारे का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से? कौन सा नारा है? हाकिम और हुक्म नहीं। और हमारे ऑप्शन है एक ही आंदोलन, जहाजपुर का मीणा विद्रोह, भील विद्रोह या मेर आंदोलन। एक ही आंदोलन से। इस नारे का, हाकिम और हुक्म नहीं नारे का जो संबंध है वो हमारा किससे? एक ही आंदोलन से। कब शुरू हुआ था? 1921 के अंदर हुआ था। कहां से हुआ था? मातरकुंडिया। ठीक है, और कौन थे करने वाले? नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत। तो हाकिम और हुक्म नहीं का नारा है जो किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित था? एक ही से था। और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व के अंदर इन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है, भील गमेती अपने क्षेत्र से गुजरने वालों पर रखवाली कर वसूलते थे, वो कर कौन सा था? भील गमेती या फिर जो भील हुआ करते थे। भील गमेती का मतलब होता है जो भीलों का मुखिया हुआ करता था, उसको हम क्या कहते हैं? भील गमेती। जो अपने क्षेत्र से, उस समय भीलों के क्षेत्र से जो लोग गुजरा करते थे
और गुजरने का उनके जो माल उनके पास हुआ करता था या धन हुआ करती थी, उनकी सुरक्षा के लिए वो कर लिया करते थे, और वो कर हमारा कौन सा था, बोलाई कर। ठीक है। बाद में कर्नल जेम्स टोड जब मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बन के आते हैं, तो इन्होंने भीलों के जितने भी अधिकार थे इन सबको खत्म कर दिया, और जो खत्म किया तब भील विद्रोह का जो ये है मुख्य कारण बना था, और भील विद्रोह जो है, भील आंदोलन है जो शुरू हो जाता है। गुरु गोविंद गिरी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। गोविंद गिरी कोटा बूंदी अखाड़े में राजीगिरी के सीसी बन गए थे, बिल्कुल बन गए थे, सही है हमारा। भीलों ने ईडर के जागीरदार के समक्ष 21 शर्तें पेश की थी, बिल्कुल ये भी हमारा सही है। 1908 के अंदर, कब, 1908 के अंदर जो गोविंद गिरी थे, ये राजपूताना क्षेत्र को, यहाँ राजस्थान का क्षेत्र था उसको छोड़कर वो कहाँ चले जाते, गुजरात की तरफ, और ईडर के अंदर चले जाते, और ईडर के वहां भीलों ने वहां के जागीरदार के समक्ष आंदोलन कर रखा था, और गोविंद गिरी के नेतृत्व के अंदर इन्होंने ईडर का जो जागीरदार था उनके समक्ष 11 मांगे रखी थी उन्होंने। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। तो क्या पूछा हमें, असत्य कथन, ना ए ना बी, हमारा दोनों ही सही है। और इनके गुरु का नाम क्या था, राजगिरी, राजगिरी के शिष्य बन गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक नाटक धर्म विजय और सत्य विजय ने बीकानेर की राजनीतिक जागृति में हलचल पैदा की, इनका संबंध किस संस्था से, सद विद्या प्रचारिणी सभा, राजस्थान हिंदी विद्यापीठ, वीर भारत सभा या सर्व हितकारिणी सभा। सद विद्या प्रचारिणी सभा से इसकी स्थापना, इसका है जो संबंध है, कौन से नाटक थे, धर्म विजय और सत्य विजय। सद विद्या प्रचारिणी सभा ने राजस्थान के अंदर जन जागृति लाने का बहुत इन्होंने है जो इनको श्रेय दिया जाता है सद विद्या प्रचारिणी सभा को, और इन सभाओं के द्वारा यहाँ के जो लोग थे, नेता थे, उनके द्वारा ही धर्म विजय और सत्य विजय जो नाटक थे मंच के ऊपर किए जाते थे, और इन्होंने उस समय बीकानेर की जो राजनीतिक जागृति थी उसके अंदर बहुत हलचल पैदा कर दी थी। निम्न में से असम्मिलित युग में बताना है, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ ठक्कर बाबा, बिल्कुल हमारा सही है। राजस्थान हरिजन सेवा संघ हरविलास शारदा, बिल्कुल सही है। हरिजन आश्रम सिद्धराज डड्डा, नहीं, ये हमारा गलत है। सर्व हितकारिणी वाचनालय सागरमल गोपा, बिल्कुल ये हमारा सही। तो हरिजन जो आश्रम है इसकी जो हमारे स्थापना की थी लक्ष्मण दास ने और शोभालाल गुप्ता, शोभालाल गुप्ता। ठीक है, किसने की थी हरिजन आश्रम की, लक्ष्मण दास और शोभालाल गुप्ता। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा के प्रचार और प्रचार के साहित्य के उत्थान के लिए भरतपुर में 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की जाती है, उसके संस्थापक कौन थे। हिंदी के लिए इस क्षेत्र के अंदर अलवर और भरतपुर के अंदर वैसे ही जनजागृति बहुत ज्यादा थी, और उसके लिए 1912 के अंदर हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की जाती है। उसकी स्थापना किसने की थी, हमारा ऑप्शन क्या है, यमुना प्रसाद वर्मा, गोपीलाल माथुर, जनार्दन राय नगर या महंत जगन्नाथ दास। महंत जगन्नाथ दास ने 1912 के अंदर जो हमारी हिंदी साहित्य समिति है, हिंदी भाषा के प्रचार और प्रचार के लिए जो है इसकी स्थापना की थी। किसने की थी, महंत जगन्नाथ दास ने। कब की थी, 1912 के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्न में से असम्मिलित युग्म का चयन करना है। एकीकरण के चरण दे रखे और क्या दे रखा है, उद्घाटन करता। पहला है मत्स्य संघ एनवी गाडगिल, बिल्कुल सही है। दूसरा है पूर्व राजस्थान संघ एनवी गाडगिल, बिल्कुल ये भी सही है। संयुक्त राजस्थान जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ये भी सही है। चौथा व्रत राजस्थान काका कालेरकर, नहीं ये गलत है। तो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चौथे से लेकर 7वें तक जो है इनका पूरा उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पहले और दूसरे का मत्स्य संघ या फिर पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था, एनवी गाडगिल ने किया था। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान का जो है उद्घाटन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन 1946 में संविधान सभा में राजस्थान से मनोनीत सदस्य नहीं थे। कौन थे जो संविधान सभा में राजस्थान से मनोनीत सदस्य नहीं थे। ऑप्शन जसवंत सिंह, दलेल सिंह, मुकुट बिहारी भार्गव या फिर भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या हमारे राजस्थान से संविधान सभा के अंदर सदस्य नहीं थे। जसवंत सिंह कहां से थे, बीकानेर से थे और संविधान सभा के सदस्य थे। दलेल सिंह कहां से थे, कोटा से थे। मुकुट बिहारी भार्गव कहां थे, अजमेर मेरवाड़ा से थे। अजमेर मेरवाड़ा से। ठीक है, हम ये भी पढ़ते हैं कि यहाँ पर अपने राजस्थान के रियासतों को भी कई प्रशासनिक अधिकारी थे जो क्या थे, अपने संविधान सभा के सदस्य थे। कृष्णामाचारी कृष्णामाचारी जयपुर के प्रशासनिक अधिकारी थे। वेंकटाचारी जोधपुर के थे। विजय राघवाचार्य हमारे कहाँ के थे, मेवाड़ के थे, वहां के प्रधानमंत्री भी थे, ये भी पढ़ा था। और KM जो पन्नीकर थे वो हमारे कहाँ के थे, बीकानेर के थे। अगला प्रश्न क्या है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए एक राजा ने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये कौन थे। किस राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए, एकीकरण के समय भारत के अंदर जब विलय किया जा रहा था तो किस रियासत के राजा ने यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, कोटा के भीम सिंह, जयपुर के मान सिंह या जोधपुर के हनुमान सिंह। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अगला प्रश्न है, एकीकरण के समय भरतपुर
और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? कौन से क्षेत्रों की, भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिति का भारत सरकार के द्वारा गठन किया गया था? ऑप्शन क्या है? शंकर राव देव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, राम मनोहर लोहिया समिति, यहाँ पर बी आर पटेल समिति, शंकर राव देव समिति। इसकी स्थापना की जाती है भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए। और इन्हीं के मई 1949 के अंदर इन्हीं की सिफारिश के ऊपर संयुक्त राजस्थान को वृहत राजस्थान के अंदर विलय कर दिया जाता है। किस समिति की सिफारिश के ऊपर? शंकर राव देव समिति की सिफारिश के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में चार श्रेणी थी। ठीक है, और उसमें केंद्र शासित प्रदेश अजमेर और जो मेरवाड़ा था वो किस श्रेणी में आता था? स्वतंत्रता मिल गई भारत को, तो भारत के जितने भी राज्य थे या फिर केंद्र शासित प्रदेश थे उनको चार श्रेणियों के अंदर बांटा था। कौन कौन से? अ, ब, स और द। इसके अंदर 10 थे, ब के अंदर 8 थे, स के अंदर भी 10 थे, द के अंदर 1 था। तो हमारा अजमेर मेरवाड़ा है वो स श्रेणी के अंदर आता था। किसके अंदर आता था? अजमेर मेरवाड़ा हमारा स श्रेणी के अंदर आता था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो, उपयुक्त कथन किसका है? राजस्थान के लिए अगर ऐसे चीजों का प्रयुक्त होता है तो हमारे कर्नल जेम्स टोडनी का है। ठीक है, एक रुडयार्ड किपलिंग का भी है कि विश्व में एकमात्र ऐसी जगह जहां शेर की हड्डियां राह की धूल बनी हुई है तो वो राजस्थान है। ये किसका है? रुडयार्ड किपलिंग का है। बाकी राजस्थान के लिए जो तारीफ के जितनी भी लाइन है वो लगभग जेम्स टोड की गई हुई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में मोजे से क्या तात्पर्य है? ठीक है, मोजे से क्या तात्पर्य? शब्द क्या है? मोजे। प्रशासनिक व्यवस्था में पूछा है। ऑप्शन क्या है? जिलों के समूह को, गांव को, सरपंचों का समूह या राजकीय घोड़ों का निवास स्थान। गांव को कहा जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी गांव। शासन की क्या हुआ करती थी? सबसे छोटी इकाई। और इनको गांव को क्या कहा जाता था? मोजे। और इनका जो मुखिया हुआ करता था उनको ग्रामिक कहा जाता था। इन गांवों के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। बाद में यही ग्रामिक आज हम इनको क्या बोलते हैं? पटवारी। आज इसका कार्य क्षेत्र पटवारी का बहुत बड़ा हो गया। पहले के समय में उनको ग्रामिक कहा जाता था और जो एक गांव को संभाला करते थे और गांव के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? यहाँ पर मोजे का। अगला प्रश्न क्या हमारा? जयपुर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात तथा चुंगी कर का सामूहिक नाम क्या था? मतलब सीमा शुल्क जो आयात या निर्यात के ऊपर जो चुंगी कर लगा करता था उसका सामूहिक तरीके से हम उस कर का क्या नाम दिया करते थे? खरगड्डी, राली लाग, सायर या सिंगोटी? सायर। ठीक है, जयपुर राज्य के अंदर सीमा के अंदर जो भी आयात निर्यात का जो भी सामान आ रहा है जा रहा है उसको सम्मिलित रूप से चुंगी करता वो कौन सा था? हमारा सायर कर। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल द्वितीय के समय अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी? नहीं, गलत है हमारा। बाहुक अभिलेख में प्रतिहारों के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण साक्ष्य विदित है? कौन सा अभिलेख है? बाहुक अभिलेख में प्रतिहारों के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण साक्ष्य विदित है। बिल्कुल है, सही है। 837 का हम पढ़ते हैं, 737 ईस्वी का। कल्हण की प्रबंध कोश में मीर भोज की उपाधियों पर प्रकाश पड़ता है? नहीं, प्रबंध कोश कल्हण की नहीं है। प्रबंध कोश किसकी? हमारे राजशेखर। ठीक है, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं सदी से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाध्यक का काम किया था। बिल्कुल किया था, ये हमारा सही है। तो हमें पूछा क्या है? सही विकल्प चुनना है। 1 और 4 हमारे सही है। ठीक है, कौन कौन से हमारे सही है? हाँ, 1 2 नहीं, 2 और 4, बी और डी कहीं पर है, दूसरा हमारा सही है। ठीक है, तो जो कल्हण थे, कल्हण ने कौन सी किताब लिखी थी? राजतरंगिणी। कहाँ के थे? कश्मीर के थे। ठीक है, और जो अल मसूदी जो आए थे वो महिपाल के समय आए। पर किसके समय पर आए थे यहाँ पर भारत में? महिपाल प्रथम के समय। और जो ये राजशेखर है ये इन्हीं के दरबारी कवि थे। किसके? राजशेखर महिपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। अल मसूदी किसके समय आए थे? महेंद्रपाल द्वितीय के समय नहीं आए थे, महिपाल प्रथम के समय आए थे। और राजशेखर की और भी किताबें पढ़ते हैं, अपनी प्रबंध कोश है। ठीक है, काव्य मीमांसा है, काव्य मीमांसा कर्पूजरी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पढ़ लिया। कल्हण है जो हमारे कौन सी किताब है? राजतरंगिणी। और प्रबंध कोश किसकी है? राजशेखर। अगला प्रश्न क्या हमारा? निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस समय विभाग और शहर बांटे गए थे। तो कौन से विभाग से शहर कनेक्टेड था या फिर किस जिले को कौन कौन से विभाग दिया गया था वो हमें पढ़ना है। शहर और सरकारी कार्यालय। भरतपुर के लिए कृषि विभाग दिया गया था।
जोधपुर, जोधपुर के अंदर हाईकोर्ट है, हम जानते हैं। बीकानेर के अंदर हमारा शिक्षा विभाग है, ठीक है। और जो उदयपुर के अंदर है वो हमारा क्या है, मिनरल्स का है, खनिज विभाग। और ठीक है, ये सिफारिश किसने दी थी, कौन सी समिति ने दी थी, पी सत्यनारायण राव समिति ने। कौन सी समिति ने दी थी, पी सत्यनारायण राव समिति, ठीक है। और इसके हमारे कौन थे, एस पी सिन्हा और टीसी पुरी, ये इनके क्या थे, हमारे इस कमेटी के और भी सदस्य थे। शंकर राव देव समिति हमने पढ़ी थी, उसके अंदर हमारे जो उनके सदस्य थे वो कौन थे, प्रभु दयाल और आर के सिद्धावा। अगला प्रश्न है, सिरोही का विलय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। पहले तो छठे चरण के अंदर सिरोही का विलय हुआ था, और 7वें के अंदर हमने आबू और देलवाड़ा राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ पर फजल अली आयोग 1953 के अंदर जो बना था, उनके सिफारिश के ऊपर हमने आबू और देलवाड़ा का विलय किया। तो सिरोही का विलय 2 चरणों के अंदर हुआ था। सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया, नहीं, गलत है, हमने अभी बात की थी। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से देलवाड़ा आबू राजस्थान में शामिल किए गए, बिल्कुल। जो आबू और देलवाड़ा है, ये वैसे तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग था हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग था, जिसकी स्थापना हमारे कब हुई थी, 1953 के अंदर हुई थी। 1955 के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट वगैरह दी थी, ठीक है। तो जो आबू और देलवाड़ा को राजस्थान के अंदर मिलाने का जो सिफारिश दी थी वो राज्य पुनर्गठन आयोग ने दी थी। लेकिन गोकुल भाई जो भट्ट थे, इन्होंने भी बहुत सारे प्रयास किए। इनके प्रयास से ही माना जाता है कि आबू और देलवाड़ा जो है राजस्थान के अंदर शामिल हुआ था। और सत्यनारायण समिति के ऊपर सिरोही के जो है राजस्थान मिलाया नहीं गया। सत्यनारायण समिति की हमने बात कर दी थी, जब राजस्थान की राजधानी अजमेर को, मतलब जयपुर और अजमेर के बीच विवाद चल रहा था कि भाई अजमेर को बनानी चाहिए, कोई बोल रहे थे जयपुर को बनानी चाहिए थी। उस समय भारत सरकार द्वारा पी सत्यनारायण राव समिति का है जो गठन किया जाता है। तो उन्होंने जयपुर को राजधानी बनाने के लिए कहा, हाईकोर्ट जोधपुर को बोला, जयपुर के अंदर जो उसकी पीठ है उसको खत्म करने के लिए बोला। बाकी हमने अभी पढ़ा शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज हमारा उदयपुर, कृषि विभाग है जो भरतपुर के लिए। अगला प्रश्न क्या हमारा, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फरस का अवशेष मिला है। कौन सी ईंट है, अलंकृत ईंटों से संबंधित। ऑप्शन क्या है, बैराट, कालीबंगा, बालाथल या आहट, कालीबंगा। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, बीबी लाल, बीके थापर ने इसके उत्खनन किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है और सही उत्तर का हमें चयन करना है। जिला दे रखा है और सभ्यताएं कौन कौन सी थी वो दे रखा है। अजमेर के अंदर कौन सा था, हमारा बूढ़ा पुष्कर है। टोंक के अंदर हमारा कौन सा है, रेड है। ठीक है, बीकानेर के अंदर हमारा कौन सा है, पुंगल है। ठीक है, और जयपुर के अंदर हमारा कौन सा है, बैराट। ठीक है, तो आप मिला देना। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी, कौन सी पुस्तक है, पोपाबाई की पोल। और जो किताब है ये किसने लिखी थी, तो जयनारायण व्यास ने लिखी थी। पोपाबाई की पोल किताब किसने लिखी थी, हमारे जयनारायण व्यास ने। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था। प्रताप सिंह बारठ हमारे क्रांतिकारी हुए। ठीक है, 1912 के अंदर जब दिल्ली के ऊपर बम धमाका होता है, उनके अंदर इनका नाम भी आता है। उसके बाद इनको बनारस का जो षड्यंत्र मुकदमा होता है, इनके तहत इनको गिरफ्तार किया जाता है। 1917 के अंदर इनको 5 वर्ष की सश्रम इनको सजा दी जाती है। और जब हम पढ़ते हैं भी है, क्लीवलैंड जब जेल के अंदर, प्रताप सिंह के जेल के अंदर क्लीवलैंड होते हैं, वो जाके इनको बोलते हैं कि आपकी माँ आपके लिए रो रही है, तो आप हमें चीजें बता दो। प्रताप सिंह ने बोला भी था, मैं मेरी माँ को चुप कराने के लिए हजारों की माओं को नहीं रुला सकता। तो प्रताप सिंह बारठ का संबंध किससे था, बनारस मुकदमे से था, हमारा षड्यंत्र केस से। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है। वह 1970 से 76 तक राज्यसभा सदस्य रही, बिल्कुल रही। कब रही, 1976 से 76 के अंदर। 1970 के अंदर इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी, बिल्कुल की थी। महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की थी। वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही, बिल्कुल नहीं, ये गलत। और उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था, बिल्कुल जाना पड़ा। तो हमारे क्या पूछा है, गलत कौन सा है, 1957 से 1962 तक का। ठीक है, और ठीक है, तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो फुल टेस्ट हुआ था रविवार को, उसकी हमने पूरी जो था हमारा 100 प्रश्न थे, हमने उसको पूरा पढ़ लिया है और देख भी लिया किस प्रकार हो। आगे की जो हमारा साथ ये भी क्यूबिट चैलेंज चलेगा, अपना राजस्थान इतिहास खत्म हो चुका है, अब क्यूबिट चैलेंज वो किसका चलेगा, राजस्थान संस्कृति का, आर्ट एंड कल्चर का। तो हम वापस मिलेंगे आपसे कल, और जो कल का क्यूबिट है उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।